দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যাঁ, স্ক্রিন শেয়ার হয়েছে। আচ্ছা, রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে দেখো আমার কাছে। হ্যাঁ, এসেছে এসেছে। আচ্ছা আচ্ছা। কি একটু একটু বুঝতে পেরেছো তো ক্লাসটা যে দেখেছিলি? হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। আজকে ওটাই হবে তো কন্টিনিউ। এখন 4টে क्लास লাগবে, ওটার একটা হয়েছে আর 3টে क्लास লাগবে। अच्छा ठीक है, देखो अभी हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 या ये वाला अभी स्टार्टिंग में करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला? X who has closing his books on 31st March 2022, मतलब X बोल के जो इंडिविजुअल पर्सन है जो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करता है 31st March 2022 को, फेल टू टेक द एक्चुअल स्टॉक विच ही डिड ओनली ऑन 9th अप्रैल 2022। अच्छा, तो 9th अप्रैल 22 को ये अपना स्टॉक, नॉर्मली ये स्टॉक कब कैलकुलेट होता है? देखो, जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट्स जब बनाएंगे तभी ना अपना स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, ट्रेडिंग में लिखते हैं, तब हमारा स्टॉक कैलकुलेशन करना जरूरी होता है। बट इन्होंने 31 मार्च को कैलकुलेट नहीं किया, ये फेलियर हो गया इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए, नहीं कैलकुलेट कर पाए और स्टॉक को कैलकुलेट किए हैं 9th अप्रैल को, व्हेन इट वाज एसर्टेन्ड बाय हिम टू बी वर्थ 2,50,000। बोल रहा है कि तब उसका वैल्यू निकल के आया है 2,50,000। ठीक है, मतलब अगर ये वाला हम लोग देखें तो इसका मतलब क्या निकल के आया, यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अगर इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं तो देखो कुछ ऐसा बनेगा। 1 मार्च को जो है स्टॉक काउंटिंग होना चाहिए था, 31 मार्च 2022 बोला है। ठीक है, इस दिन स्टॉक का काउंटिंग होना चाहिए था, बस इस दिन काउंट नहीं करके इन्होंने, ये फेलियर हो गए किसी वजह से, नहीं कर पाए और 9th अप्रैल 2022 को इन्होंने अपना स्टॉक काउंट किया और वो निकल के आया है 2,50,000। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है 2,50,000 इन्होंने काउंट किया कि ये स्टॉक का वैल्यू इतना। फिर नेक्स्ट पैरा में चलते, बोल रहे इट वाज फाउंड दैट सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल्स बुक ऑन द सेम डे ऑफ डिस्पैच। तो इनका सेल्स का रूल्स क्या है? बोल रहा है कि सेल्स आर एंटर्ड इन सेल्स बुक में सेल का एंट्री होता है, तो बोल रहा है कि सेल्स बुक में जो सेल्स का एंट्री हुआ है वो सेम डे होता है जिस दिन डिस्पैच होता है। ठीक है, मतलब गुड्स डिलीवरी होने पे हम लोग सेल मानेंगे। डिस्पैच का मतलब ऑनलाइन में देखते हो ना, बोला है कि गुड्स डिस्पैच। ठीक है, मतलब गुड्स निकल गया है मतलब डिलीवरी करने के लिए। ठीक है, जब डिलीवर्ड हो जाता है तो बोलते हैं, मतलब डिलीवरी हो जाता है तो बोलते हैं डिलीवर्ड। ठीक है, डिस्पैच का मतलब निकल गया है सामान लेके। ठीक है, तो बोल रहा है कि इनका सेल्स में सेल्स बोल के कब एंट्री होता है? जब गुड्स डिस्पैच होगा। ठीक है, और बोल रहा है एंड रिटर्न इनवर्ट। रिटर्न इनवर्ट का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ट इन द रिटर्न बुक एज एंड व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड बैक। तो बोल रहा है कि रिटर्न हम लोग कब मानेंगे? सेल्स रिटर्न जब गुड्स हमारे हाथ में रिटर्न होकर आ जाएगा, मतलब कस्टमर ने बोल दिया कि मुझे ना ये गुड्स नहीं पसंद है, हम इसे रिटर्न करेंगे, ये बोलने से हम लोग रिटर्न नहीं मानेंगे। जब गुड्स हमारे पास आ जाएगा रिटर्न होके फिजिकली, तब हम लोग उसे रिटर्न मानेंगे। तो यहाँ पर इनका सेल्स और सेल्स रिटर्न का पॉलिसी कैसे दिया है, तो यहाँ पर लिखते हैं सेल्स और सेल्स एंड सेल्स रिटर्न का पॉलिसी क्या है? सेल्स एंड सेल्स रिटर्न का पॉलिसी इनका कहना है कि फिजिकली स्टॉक जो है ये मानेंगे। मतलब हम बता रहे फिजिकली स्टॉक का मतलब, फिजिकली स्टॉक का मतलब है, जैसे मैंने बोला कि सेल कर दिया मैंने, ठीक है, सेल का एंट्री कर दिया डेटर टू सेल बोल के। ठीक है, लेकिन अभी तक मैंने अपने कस्टमर को वो गुड्स दिया नहीं है, मेरे पास ही पड़ा हुआ है, तो सेल नहीं मानेंगे इनके हिसाब से। ठीक है, मतलब ये जो एक्स है, मिस्टर एक्स, ये अपना सेल कैसे मानते हैं? ये बोलते हैं कि जब गुड्स डिस्पैच होगा हम तभी सेल मानेंगे। कस्टमर ने मुझे पैसा दे दिया, कस्टमर ने बोला ये सामान मुझे लेना है, मुझे पैसा दे दिया, बट अभी तक वो लेके नहीं गया अपना गुड्स। ठीक है, तो अगर लेके नहीं गया या फिर मुझे डिलीवरी करना है, अभी तक मैंने डिलीवरी नहीं किया है, तो फिर हम लोग उसे सेल्स नहीं मानेंगे। रिटर्न के केस में भी कस्टमर फोन करके बोल दिया या किसी
तरीके से हमें इन्फॉर्म कर दिया कि मुझे ये गुड्स रिटर्न करना है, तो हम लोग रिटर्न नहीं मानेंगे, सिर्फ रिटर्न तब मानेंगे जब हमारे पास वो फिजिकली गुड्स आ जाएगा, और सेल तब मानेंगे जब फिजिकली हमारे पास से गुड्स चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं फिजिकली स्टॉक टेकिंग, ठीक है। मतलब हम लोग सेल और सेल्स रिटर्न को फिजिकल एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग सोचेंगे। जैसे मेरे पास 5 लैपटॉप है, मैंने एक लैपटॉप कस्टमर को बेच दिया, लेकिन कस्टमर बोल रहा है कि ये लैपटॉप हम 2 दिन बाद ले जाएंगे, तो जब 2 दिन बाद वो ले जाएगा तभी हम सेल मानेंगे, चाहे वो मुझे पैसा दे दे या कुछ भी करे। इसे बोलते हैं फिजिकल स्टॉक के हिसाब से सेल्स और सेल्स रिटर्न सोचना, ठीक है, जो कि इन्होंने किया है। फिर बोल रहे हैं परचेज आर एंटर्ड इन द परचेज डे बुक वंस द इनवॉइसेस आर रेज्ड। लेकिन परचेज के लिए इन्होंने क्या रूल्स लगाया है, बोल रहा है कि परचेज आर एंटर्ड इन द परचेज डे बुक। तो यहाँ पर लिखते हैं परचेज, बोल रहा है कि परचेज बोल के तब रिकॉर्ड होगा परचेज डे बुक में वंस द इनवॉइसेस रेज्ड, इनवॉइसेस रेज्ड, ठीक है। अगर इनवॉइस रेज्ड हो गया, ठीक है, तो हम लोग परचेस मानेंगे। अब इनवॉइस कौन रेज करता है, सप्लायर। इनवॉइस मतलब बिल होता है ना, सप्लायर जब बिल बनाएगा तो हम उसे परचेज मान लेंगे, ठीक है। सप्लायर बिल बना के जब मुझे दे देगा हम उसे परचेज मान लेंगे, चाहे मेरे पास वो सप्लायर से खरीदा गया स्टॉक मेरे पास पहुंचे या ना पहुंचे, ठीक है। मतलब ये फिजिकली काउंट नहीं होगा, ठीक है। मतलब मैंने एक चीज खरीदने के लिए पैसा दे दिया, खरीद लिया, ठीक है, अभी तक वो सामान लेके मेरे गोडाउन तक नहीं पहुंचे, या मैंने अब वो सामान लेके अभी तक हम नहीं लेके आए, ठीक है, तो भी हम उसे परचेज मानेंगे, ठीक है। ऐसा कहना किसका है, ऐसा एक्स का कहना है। तो एक्स बोल रहे हैं कि फिजिकली अगर मेरे पास से स्टॉक चला जाता है या फिजिकली मेरे पास स्टॉक रिटर्न आता है तो ही हम सेल्स और सेल्स रिटर्न बोल के बुक करेंगे, और मेरे पास सेल सप्लायर अगर कोई बिल भेज देगा तो ही हम उसे परचेस मान लेंगे, चाहे फिजिकली मेरे पास स्टॉक हो या ना हो, ठीक है। ये दो मतलब इनका जो कस्टम मतलब सिस्टम जो है ये ऐसा है। फिर बोल रहा है इट वॉज फाउंड दैट सेल्स बिटवीन 31 मार्च से लेके 9 अप्रैल एज पर सेल्स डे बुक आर 17,0200। तो बोल रहा है यहां से ये देखो 31 मार्च 2022 से लेके 9 अप्रैल तक का सेल्स कितना है, 17,200, ठीक है, ये सेल्स डे बुक में दिखा है। और बोल रहा है एंड परचेज बिटवीन 31 मार्च से लेके 9 अप्रैल परचेज डे बुक में 1200, ठीक है। परचेज कितना है, इस पीरियड का परचेज है 1200, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, out of these goods amounting to 500 were not received until after the stock was taken। बोल रहा है out of these goods, ये जो गुड्स है 1200, इसमें से 500 were not received until after the stock was taken, ठीक है। बोल रहा है जब स्टॉक टेकन किया गया था, मतलब जब ये कैलकुलेट किया गया था, स्टॉक टेकन का मतलब है जब ये कैलकुलेट किया गया था तब तक 500 रुपए का स्टॉक आके नहीं पहुंचा है, मतलब ये अभी भी स्टील इन ट्रांजिट है, ऐसा बोल सकते हैं। नहीं आके पहुंचने का मतलब है इन ट्रांजिट, रास्ते में ही है, इसको बोलते हैं स्टील इन ट्रांजिट, स्टील इन ट्रांजिट, ठीक है। ये अभी तक आके नहीं पहुंचा है 1200 में से 500। अच्छा, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इट वॉज फाउंड दैट सेल्स बिटवीन दिस वन एंड, अच्छा ये हम लोगों ने कर लिया। अब बोल रहा है गुड्स इनवॉइस्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2022 बट गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4 अप्रैल। बोल रहा है जो भी गुड्स इनवॉइस रेज्ड हुआ था मार्च के मंथ में, मार्च 2022, ठीक है। तो मार्च 2022 कौन सा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, 1 मार्च 2022, ये पूरा मंथ जो है मार्च वाला मंथ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है कि गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2022 बट गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4 अप्रैल 2022 अमाउंटेड टू 1000। तो यहाँ इनवॉइस रेस हुआ था, मतलब सप्लायर ने बिल यहाँ पर बना के दिया था वो गुड्स का जो हमें रिसीव कब हुआ है, बोल रहा है कि 4 अप्रैल को। ये देखो 4 अप्रैल को
4 अप्रैल 2022 को। 4 अप्रैल कब आएगा? ये 9 अप्रैल के थोड़े दिन आगे। 4 अप्रैल 2022 को यहाँ पर जो इनवॉइस रेज किया था सप्लायर ने, 1000 रुपीज का बिल बनाया था, वो सामान कब आके पहुंचा? यहाँ पर आके पहुंचा। ठीक है, यहाँ पर रिसीप्ट हुआ है, वहां लिख देते हैं फिजिकली रिसीप्ट। इस दिन ये सामान रिसीप्ट हुआ। अब बोल रहा है कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 33 एंड 1/3% ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 33 एंड 1/3% ऑन कॉस्ट। ठीक है, अब हमें क्या बोला है? एसर्टेन द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक। ठीक है, इसके पहले दिन जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था वहां पर बोला था सिर्फ स्टॉक कैलकुलेट करनी, यहाँ बोला है फिजिकल स्टॉक कैलकुलेट करना। फिजिकल स्टॉक कैलकुलेट करने का मतलब क्या है? फिजिकल स्टॉक कैलकुलेट करने का मतलब है कि फिजिकली मुझे जो दिखेगा, मतलब जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है वही हम मानेंगे। जैसे कि सिंपल सा बात है, हम बोल रहे हैं मैंने मार्केट में जाके 5 पेन खरीदा, ठीक है, लेकिन 5 में से एक भी पेन हम घर लेके नहीं आए। ठीक है, तो मेरे पास उस पेन का फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मैंने 5 पेन खरीदा है, बट जिससे खरीदा है उसी के पास रखा है, बोला है 2 दिन बाद जाके लेंगे। ठीक है, तो फिजिकल स्टॉक टेकिंग में अगर मुझे पूछे मेरे पास कितना पेन है, तो हम बोलेंगे 0 पेन है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास फिजिकली कोई भी पेन अवेलेबल नहीं है। अगर फिजिकली पूछा जाए, फिजिकली स्टॉक अगर पूछा जाए पेन का स्टॉक क्या है? 0। लेकिन अगर बोलेगा कि नहीं फिजिकली नहीं, नॉर्मल बताओ पेन का स्टॉक कितना है, तो हम बोलेंगे कि मेरे पास 5 पेन है, भले ही मेरे पास फिजिकली ना हो। ठीक है, अगर सिर्फ स्टॉक का बात करें तो मैंने तो खरीदा है ना, पेमेंट कर दिया, तो वो उस गुड्स का ओनर तो हम हो गए, उस 5 पेन का ओनर हम हो गए, भले ही मेरे पास वो सामान आके ना पहुंचा हो। ठीक है, तो फिजिकल स्टॉक और नॉर्मल स्टॉक में ये फर्क होता है। देखो, फिजिकल स्टॉक मतलब जो हम लोग देख सकते हैं फिजिकली, मतलब आंखों से देख सकते हैं कि ये हमारे पास है, और जो सिर्फ पेन पेपर में लिखा हुआ है, ठीक है, वो होता है ओनली स्टॉक। ओनली स्टॉक में फिजिकल एंड पेन पेपर दोनों अवेलेबल होता है, लेकिन फिजिकल स्टॉक टेकिंग में पेन पेपर में स्टॉक अवेलेबल है बोलने से नहीं चलेगा, फिजिकली अगर है तो ही हम लोग मानेंगे कि हाँ फिजिकल स्टॉक टेकिंग हो रहा है। ठीक है, तो फिजिकल स्टॉक टेकिंग का मतलब फिजिकली जो स्टॉक मुझे दिखेगा उसी को हमें लेना है। तो मुझे बोला है कि 31 मार्च 2022 का स्टॉक बताने के लिए, मतलब यहाँ पर कितना स्टॉक था, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है? बोला है कि इस डेट का फिजिकल स्टॉक टेकिंग बताना है। ये देखो, पहले एसर्टेन द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक, यहाँ का स्टॉक बताना है। ठीक है, तो मुझे देखो रिवर्स चलना पड़ेगा, मुझे यहाँ का स्टॉक बताना है, मेरे पास ऐसे डिटेल्स पड़ा हुआ है। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था हमें 2 ही तरीके का स्टॉक कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ये देखो, हमें 2 तरीके का स्टॉक कैलकुलेट करना पड़ता है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अच्छा, तो ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक जो भी निकालने के लिए बोलेगा उसको मैंने समझा के फिर यहाँ पर मैंने तुम लोग को एक फॉर्मूला भी दिखाया था कैसे होता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक होता है। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। और मैंने ये भी बताया था कि बाई चांस अगर हमें रिवर्सली ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करना पड़े तो उसी फॉर्मूले को आगे पीछे करके हम लोग कर सकते हैं। तो अब देखो, यहाँ पर मुझे अगर इधर से इधर आना है, मेरा बात समझो। ठीक है, अगर इधर से मुझे इधर आना है ना, मुझे इधर का चाहिए। ठीक है, तो डेट पे मत जाओ, मुझे बोलो कि मेरे पास यहाँ का स्टॉक अवेलेबल है, मुझे यहाँ का स्टॉक ढूंढना है, तो मुझे बोलो यहाँ के स्टॉक को हम क्या ट्रीट करें, ओपनिंग की क्लोजिंग? मतलब ये तो क्लोजिंग स्टॉक दिया ही है कि क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कैलकुलेट किए थे, ये निकल के आया, लेकिन हम एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे अगर ऐसे रिवर्स बैक में आना है तो मुझे यहाँ पूछा है यहाँ का वैल्यू कितना होगा, तो बोलो मुझे क्या निकालना चाहिए कैलकुलेशंस करके, मतलब ओपनिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा कि क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा? कुछ भी, जो भी समझ में आ रहा है। अच्छा, मुझे बोलो ये पीरियड कब से कब तक का है? 31 मार्च से 9 अप्रैल तक का। ठीक है, मुझे अगर 31 मार्च से 9 अप्रैल तक का एक डेटा गिवन है जिसमें मुझे 9 अप्रैल का जो है स्टॉक का वैल्यू पता है, चाहे ओपनिंग हो क्लोजिंग हो उसको छोड़ो, स्टॉक पता है 2,50,000 है, मुझे यहाँ का स्टॉक कैलकुलेट करने बोला है, तो ओपनिंग या क्लोजिंग तो डेट पे डिपेंड करता है, तो मार्च पहले आता है कि अप्रैल पहले आता है? तो अगर मुझे यहाँ का कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? कौन सा स्टॉक निकालने के लिए बोल रहा है?
अगर सिर्फ इतना सा ही हम क्वेश्चन पूछे, ये जो बड़ा सा क्वेश्चन है इसको छोड़ो, अगर हम इतना सा ही पूछे तो मुझे 9 अप्रैल में बोला है 2,50,000 का स्टॉक है काउंट करने के बाद फिजिकली, और मुझे पूछ रहा है कि फिर 31 मार्च को कितना स्टॉक था, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, बैक में जाके क्या निकालेंगे, मतलब इसको हम क्या ट्रीट करें और ये मुझे क्या निकालना चाहिए, उसको बोलो वो क्लोजिंग स्टॉक निकलना पड़ेगा। ना। क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, ভালো করে বুঝে নিন। देखो मेरा क्वेश्चन बस इतना सा है, ठीक है, ये बुक वाले क्वेश्चन को छोड़ो, चलो हम दूसरा क्वेश्चन बोलते हैं। आज कितना तारीख है, 22 है, ठीक है। आज मान लो 22 में मैंने मेरे गोडाउन में जाके फिजिकली, ये मेरा गोडाउन है, ठीक है, यहाँ पर जाके मैंने स्टॉक देखा, ठीक है, ये सब पड़ा हुआ है, ठीक है, ये सब पड़ा हुआ है, ये मान लो 5 लाख रुपए का सामान है, ठीक है। अब मुझे पूछ रहा है कि 1 अप्रैल को फिर मेरे पास कितने रुपए का सामान था, अगर ऐसा पूछ रहा है, ठीक है, 1 अप्रैल को मेरे पास कितने रुपए का स्टॉक था, ठीक है। तो मुझे एक चीज बोलो, ये कैलकुलेट करते वक्त इसको और इसको, ये दोनों पॉइंट को, एक पॉइंट पे हमें ओपनिंग स्टॉक कंसीडर करना पड़ेगा, एक पॉइंट पे हमें क्लोजिंग स्टॉक कंसीडर करना पड़ेगा। तो डेट वाइज देख के मुझे बोलो कि अगर ये मेरा टाइम पीरियड है, ये जो चल रहा है ना 2025, हम उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर 22 अप्रैल मतलब आज गोडाउन में जाके मैंने देखा, ठीक है, ये हम है, जाके मैंने देखा कि मेरा 5 लाख का सामान पड़ा है। अब मुझे जानने का मन है कि 1 तारीख को अप्रैल को मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ था, तो आज के रेस्पेक्ट में 1 तारीख मेरे लिए क्या होगा, 1 तारीख का स्टॉक मेरे लिए क्या होगा। ओपनिंग स्टॉक होगा। हाँ, तो यहाँ पर भी वही है, डेट अलग है, ठीक है, यहाँ पर भी वही है ना, मतलब देखो हम लोग इसे ओपनिंग स्टॉक ट्रीट कर सकते हैं ना आराम से, 1 तारीख है बोल के नहीं, मान लो ये हम 5 अप्रैल दे देते तो भी तो मुझे ओपनिंग ही ट्रीट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये 22 अप्रैल के पहले आता है ना 5 अप्रैल, ठीक है, तो पहला जो है वही तो ओपनिंग हुआ, तो ये वाला मुझे ओपनिंग ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल ऐसा सोचो। तो ये मैंने यहाँ पर देखा, मुझे पता करना है 5 अप्रैल को मेरे पास कितना स्टॉक था, ठीक है, तो हम उसे क्या क्या मानेंगे 5 अप्रैल को, या फिर इसको ना स्टॉक की जगह अगर मान लो कैश, देखो और भी आसान होगा समझने। 22 अप्रैल को हमारे पास हाथ में 5 लाख रुपए है, ठीक है, अब मुझे पता करना है कि 5 अप्रैल को मेरे पास कितना पैसा था, तो बोलो हम ओपनिंग कैश बैलेंस ढूंढना चाहते हैं कि क्लोजिंग कैश बैलेंस ढूंढना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने ढूंढ लिया है, मेरे पास 5 लाख कैश है, और मुझे ये पता करना है कि 5 अप्रैल को मेरे पास कितना कैश था, है ना, ये तो पास्ट हो गया, कितना कैश था, तो हम कौन सा कैश बैलेंस निकालना चाहते हैं। अगर हम कैश बैलेंस को नाम दे दे ओपनिंग या क्लोजिंग, तो मुझे कौन सा कैश बैलेंस निकालने का मन हुआ है, यहाँ पर निकालना है, तो कौन सा कैश बैलेंस निकालना चाहते हैं, ओपनिंग कैश बैलेंस ओपनिंग, निकल रहा होगा। ठीक है। तो अब ये कैश की जगह स्टॉक है, बोलो पहले इतना बात क्लियर हो गया कि इसको हम क्यों ओपनिंग समझ, मतलब जस्ट ट्रीट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। डेट वाइज ये भले ही ओपनिंग ना हो, मतलब 1 तारीख नहीं दिया हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें जब कैलकुलेशन करना है तो हमें उसको तो सोचना पड़ेगा कि हमें कौन सा स्टॉक कैलकुलेट करने बोला है। तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है बैक में, तो मुझे ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करने बोला है, ठीक है। अब सबसे पहला बात है दिमाग में ये चलाना है कि ओपनिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट होगा। तो देखो हमारा जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला मैंने बताया था, देखो ओपनिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट होता है, हमारा फॉर्मूला ये है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू होता है क्लोजिंग स्टॉक। ऐसा क्यों होता है वो मैंने पूरा वहां ड्रॉ करके दिखाया था, मतलब सीधा बात है, मेरे पास 10 पेन है, 10 रुपए का एक पेन है, मान लो मेरे पास 10 रुपए का एक पेन है, मैंने और भी 5 पेन खरीद लिया, मान लो 50 रुपए का और भी पेन खरीद लिया, पेन खरीदते हुए मेरा 2 रुपए का खर्चा हो गया। क्या खर्चा हो सकता है पेन खरीदते हुए, मान लो पेन खरीदा और हाथ में नहीं ले पा रहे थे तो एक बॉक्स खरीद लिया, उसके लिए 2 रुपया लग गया। तो ये तो देखो, ये पेन को मुझे लेके आना है कैरी करके, तो मैंने 2 रुपए का एक बॉक्स खरीदा, उसमें पेन डाल दिया, अब मेरा पेन का कॉस्टिंग लेकिन 50 नहीं है 52 है। जब हम बेचेंगे तो मुझे 52 पे प्रॉफिट लगा के बेचना चाहिए, बात समझो। मैंने क्या किया, मैंने 10 रुपए का मान लो एक पेन मेरे पास पड़ा हुआ था, ठीक है, ये अब मैंने 10 रुपए का 5 पेन खरीद लिया और, ठीक है, तो 50 रुपीज का पेन खरीद लिया। अब ये पेन को लेके आने के लिए मैंने 2 रुपए का बॉक्स खरीद लिया, तो 52 रुपीज। तो अब हम बोलेंगे मेरा एक एक पेन कितना करके है, 10 रुपए करके नहीं है 52। अगर मेरा 10 पेन का कॉस्ट अब 52 हो गया तो मेरा एक एक पेन कितना करके हुआ, बोल सकते हो, मेरा बात समझ में आया। मैंने 10 रुपए से ये 10 रुपए का 5 पेन खरीदा था और
मैंने 2 रुपीज खर्चा किया पेन को अपने सेलेबल कंडीशन में, मतलब अपने गोडाउन तक लाने के लिए। वैसे पेन लेके आ सकते हैं, हम जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, कि मेरे गोडाउन तक लेके आने के लिए मैंने 2 रुपए का एक बॉक्स खरीद के पेन ले लिया, ठीक है उसमें। अब मेरा कहना है कि बोलो, अब अगर पेन में प्रॉफिट लगाओगे, मान लो पेन हम लोग 1 रुपए प्रॉफिट लगा के बेचते हैं, तो क्या वो प्रॉफिट 10 रुपए तो परचेज प्राइस है, क्या 10 रुपए पे 1 रुपया लगा के करोगे, या फिर पेन का कॉस्ट बढ़ गया है 2 रुपए खर्चा करते वक्त? ऑब्वियसली बढ़ गया है। जैसे सिंपल सा बात है ना, देखो ये 10 रुपए, 5 पेन था, ये 5 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 10.2 होगा आई थिंक, ठीक है, 10 होगा कि 10.40, हाँ। तो एक एक पेन 10 रुपए की जगह 10 रुपए 40 पैसा हो गया। क्यों? क्योंकि बॉक्स का प्राइस सभी पेन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 40 पैसा करके हो जाएगा 10 पेन पे, ठीक है। और ये अब हमारा पेन का जो कॉस्ट है ना, वो कितना है, वो 10 रुपया नहीं है, अब हमारे पेन का कॉस्ट 10.40 करके हो रहा है, ठीक है। तो अब प्रॉफिट जो भी लगाना है इस पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि गुड्स को बेचने के लिए अगर हमें कोई खर्चा करना पड़ता है तो उसे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, जो नॉर्मली तुम लोग ट्रेडिंग में लिखते हो, ठीक है, ट्रेडिंग में लिखते हो ना, वेजेस का खर्चा, कैरेज इनवर्ड, ये सब लिखते तो हो, बट देखो इसको डिटेल्स में यहाँ तो प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वहां हम लोग लिख लेते हैं, ऐसे ही करते जाते हैं, लेकिन वैसे करने से यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा ये 50 + 2 मैंने 52 कर दिया। अब इसमें से मान लो हम लोगों ने कुछ पेन बेच दिया, ठीक है, कितना पेन बेच दिया, यहाँ मेरे पास 5 पेन था, यहाँ मेरे पास एक टोटल 6 पेन था, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पर 4 पेन बेच दिया 10 रुपए वाला, ठीक है, 4 पेन बेच दिया 10 रुपए वाला। एक काम करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए ये डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ से हटा देते हैं, ताकि हम लोग आसानी से कैलकुलेशन यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का समझ सके। तो 10 रुपए का एक पेन था, 10 रुपए का 5 पेन और खरीदा, और 4 पेन बेच दिया, ठीक है। अभी बोलो मेरे पास कितना पेन पड़ा हुआ होना चाहिए, क्वांटिटी बोलो, कितना पेन पड़ा हुआ होना चाहिए। ये तो क्वांटिटी, एक पेन था, 5 और खरीदा, 4 बेच दिया, बोलो और कितना पेन पड़ा हुआ रहेगा। 6 पेन, 6 6। 6 तो यहाँ पर একটা ছিল, 5টা কিনলাম, 4টে বিক্রি করলাম, তাহলে কটা করে থাকবে? আচ্ছা, 7 7 না 7টা কি করে হবে, একটা পেন ছিল, 5টা কিনলাম, তাহলে কতগুলো পেন আছে তোমার কাছে? 7টা পেনই নেই। আচ্ছা, কটা আমি পেন এটা আছে? 10টা, আমি 10 টাকা 10টা টাকা, ভেবে টাকা দিয়েছিলাম। টাকা, ওই যে সবার আগে রুপিস আচ্ছা, লাগে আর কিছু। দুটো দুটো পেন থাকবে हम्म। দুটো। तो 2 पेन पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। अब वो 2 पेन का कॉस्ट कितना है, जितने में खरीदा था 10 रुपए का खरीदा था, तो पड़ा हुआ पेन भी तो 10 रुपए का ही है, 20, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए। यही चीज मैंने लास्ट क्लास में भी सिखाया था, वहां पर यही सेम चीज बोल रखा है, शायद एग्जाम्पल कुछ और ले लिया होगा, ठीक है। वो तो हम बोलते बोलते एग्जाम्पल जैसा दिमाग में आता है बताते जाते हैं। तो अभी हम लोगों का जो सिचुएशन है, हमें ओपनिंग स्टॉक निकालना है, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे तुम लोग मैथ्स में करते हो उस तरीके से निकाल लो, मतलब इक्वेशन को इधर उधर कर लो। तो ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक प्लस सीओजीएस। सीओजीएस मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। हम लोगों ने जो गुड्स बेच दिया उसका कॉस्ट कितना था, तो जो हम लोगों ने पेन बेचा उसका कॉस्ट था 10 रुपीज करके, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर कुछ रहा क्वेश्चन में तो, ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो हमें अगर ओपनिंग स्टॉक निकालना है तो हमें ये चीज को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, फिर उसमें सीओजीएस ऐड करेंगे, माइनस कर देंगे परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन का जो ओवरव्यू है आई थिंक हम लोगों ने ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022, यहाँ पर मुझे स्टॉक का कैलकुलेशन निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो उस स्टॉक को हम ओपनिंग स्टॉक मान रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जिस तरीके से दिया है उसे मुझे ओपनिंग स्टॉक मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर मुझे ओपनिंग स्टॉक निकालना है, तो सबसे पहले मुझे क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। तो बोले इस पूरे ड्रॉ में क्लोजिंग स्टॉक कौन सा है, ये जो डेडलाइन यहाँ पर, ठीक है, ये खत्म हो रहा है, तो यही मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है, 2,50,000। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक as on
9th of April 2022 2,50,000। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ओपनिंग वाला डेटा मिल जाएगा। मतलब सीधा बात है, देखो मेरे पास 2,50,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, मुझे निकालना है यहाँ का स्टॉक। ठीक है, मुझे यहाँ का स्टॉक निकाल के देना है। तो मुझे एक चीज बोलो, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ देखो, मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐड करना पड़ेगा, ये फॉर्मूले में दिख रहा है। ठीक है, और मुझे परचेज को लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये क्यों ऐड करना पड़ेगा वो भी हम लॉजिकली समझा देते हैं। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ पर मान लो मेरे पास यहाँ पर आज 22 अप्रैल मेरे पास 10 रुपए का स्टॉक है। ठीक है, मैंने इस बीच में एक काम करते, 4 रुपए का स्टॉक जो है बेचा था। ठीक है, मैंने एक स्टॉक सेल किया था। ठीक है, जिसका कॉस्ट है 4 रुपया। ठीक है, अब मुझे बताना है कि यहाँ पर फिर मेरे पास कितना स्टॉक था। बात समझो, मेरे पास अभी 10 रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने इस पीरियड में 4 रुपए का स्टॉक बेचा। ठीक है, अब ये मान लेते हैं 1 अप्रैल। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अगर 10 रुपए, मेरे पास 10 रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है, और यहाँ 1 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल के बीच में मैंने 4 रुपए का स्टॉक बेचा था, तो 1 अप्रैल में मेरे पास कितने रुपए का स्टॉक रहा होगा? 14 रुपये। हाँ, तो फिर मैंने क्या किया, इसको ऐड किया। ठीक है, तो वही कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने जो गुड्स बेचा उसका कॉस्ट इतना है, मतलब 4 रुपए का मैंने स्टॉक बेचा। जैसे 10 रुपए का पेन खरीदा, उसमें से जो जितना भी पेन बेचा, अब 10 रुपए का पेन थोड़ी ना 10 रुपए में बेचेंगे, उसमें प्रॉफिट लगा के ना बेचेंगे। तो 10 रुपए का पेन मान लो 12 रुपए में बेचा होगा अगर, फॉर एग्जाम्पल, तो 12 रुपए सेल प्राइस है, 10 रुपए कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये पूरे चैप्टर में हमें सेल प्राइस उतना जो है उस वो तो चाहिए नहीं होता है। ठीक है, हमें कॉस्ट ही चाहिए होता है, और अगर सेल में दिया हुआ रहता है तो प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसे कैलकुलेट करके हम लोग कॉस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये सीओजीएस इसीलिए ऐड हो रहा है, वो भी मैंने समझाया। ठीक है, अब सीओजीएस निकालेंगे। सीओजीएस मतलब है वो गुड्स का कॉस्ट जो हम लोगों ने बेचा है। तो हम लोगों ने कितने रुपए का स्टॉक बेचा है, यहाँ पूरे ड्रॉ में देखो मैंने कितने रुपए का सेल दिखा रखा है, जो क्वेश्चन में था वही दिखा है। देखो ये क्वेश्चन में था, सेल कितना है, 17,200। ठीक है, ये मेरा सेल्स वैल्यू है। अच्छा, अब ये सेल्स वैल्यू का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लगाने से सेल आता है। ठीक है, जैसे कि 10 रुपए का पेन मैंने क्या 10 रुपए में ही बेचा होगा? नहीं, प्रॉफिट में बेचने का कोशिश करेंगे। अगर प्रॉफिट में नहीं बेच पाते तो लॉस हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन तो बोल रहा है कि ये प्रॉफिट कमाते हैं कितना, 33 1/3% ऑन कॉस्ट। ये प्रॉफिट कमाते हैं, मतलब इन्होंने ये जो बेचा है ये प्रॉफिट लगा के ही बेचा है। तो मुझे कॉस्ट कैसे मिलेगा, सेल का मतलब अगर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, जैसे 10 रुपए में पेन खरीदा, 2 रुपए प्रॉफिट लगाया, 12 रुपए में बेचा। मेरे पास क्वेश्चन में ये 12 रुपए यानी सेल वैल्यू प्रेजेंट है, मुझे कॉस्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सेल्स पे क्या एक्टिविटी करे कि मुझे कॉस्ट पता चल जाए, ये देख के बताओ। और लेस करना पड़ेगा कॉस्ट। कॉस्ट लेस करना पड़ेगा कि प्रॉफिट लेस करेंगे? मेरे पास तो सेल्स प्रॉफिट अवेलेबल, लेस। सेल्स माइनस प्रॉफिट करेंगे तब ना कॉस्ट मिलेगा, है ना? तो हम लोग प्रॉफिट को लेस करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट लेस करेंगे। अब प्रॉफिट कैसे पता करेंगे कि कितना प्रॉफिट है, तो वो भी दिया हुआ है, लेकिन कैलकुलेट खुद को करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो सेल्स दिया है, अब ये समझ में आ गया कि इससे प्रॉफिट लेस करना है तो मुझे कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, अब इस चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिया मैंने सेल्स, यहीं पर कैलकुलेट करके दिखाएंगे। 17,200 लेस इससे करना है प्रॉफिट, ये करने से मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, आप प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो देखो प्रॉफिट बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट जो तुम लोग ट्रेडिंग में लिखते हो ना, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट है 33 1/3% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर 33 1/3%। बट हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं है, हमारे पास सेल प्राइस है। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ एक वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ एक वर्किंग नोट बना रहे हैं, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में 33 1/3%। ठीक है, अच्छा 33 1/3% का मतलब कितना होता है, 100/3% होता है। 100/3 मतलब क्या, ऐसा होगा, मतलब 5% मतलब क्या लिखते हो, 5/100। तो इतना परसेंट मतलब क्या, इतना बाई 100।
बोलो, समझ में आ गया? ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझ में आ गया? हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा, 100/3 इंटू 1/100, जैसे मैथ्स में करते हैं, रिवर्स करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, कैंसिल होके ये हो गया 1/3। ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये कितना निकल के आ गया, 1/3 निकल के आ गया। ठीक है। 1/3। अब 1 को क्या कंसिडर करेंगे, प्रॉफिट। ठीक है। और 3 को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट। क्योंकि प्रॉफिट कैसे निकलता है, आउट ऑफ कॉस्ट या फिर आउट ऑफ सेल प्राइस। ये अगर देखोगे तो स्टार्टिंग डे में, मतलब जो इसके पहले एक ही क्लास हुआ है उसमें मैंने बता दिया था। ये देखो, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और प्रॉफिट ऑन सेल। ये देखो, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का मतलब प्रॉफिट बाय कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल का मतलब प्रॉफिट बाय सेल। ठीक है। जैसे आउट ऑफ 100 कितना मिला तो वैसे लिखते हैं ना, तो वैसा ही। तो ये हो गया। अच्छा, मुझे निकालना है प्रॉफिट ऑन सेल। क्यों मुझे प्रॉफिट ऑन सेल निकालना है, क्योंकि मेरे पास सेल का डेटा है। तो प्रॉफिट ऑन सेल कैसे होता है, प्रॉफिट बाय सेल करने से होता है। ठीक है। तो मुझे एक चीज बोलो कि अगर मेरा 1 रुपया प्रॉफिट है, 3 रुपीज कॉस्ट है, तो उस प्रोडक्ट को हम कितने रुपए में बेचेंगे। अगर किसी प्रोडक्ट को बेच के मेरा 1 रुपए का प्रॉफिट है और उसका कॉस्टिंग मुझे 3 पड़ा, ठीक है, कॉस्टिंग मतलब खरीदने का खर्चा, खरीदेंगे नहीं तो बेचेंगे कैसे, खरीद पहले तो पॉकेट से खर्चा करना पड़ेगा ना बिजनेस करने से, कि मुझे ये चीज खरीदना है, फिर हम बेच सकते हैं। तो मैंने 3 रुपए का चीज खरीदा, 1 रुपया प्रॉफिट लगा के बेचा, बोलो कितने में बेचा। ना तीन भैया एक बार रिपीट करेंगे फिर से। রিপিট করছি, 3 টাকার জিনিসটা 1 টাকা প্রফিট লাগিয়ে বিক্রি করেছে, তাহলে কত টাকায় বিক্রি করেছে, 4 টাকায়। 4 টাকা। वही पूछ रहे, 4 रुपए में। ठीक है। तो सेल प्राइस हो जाएगा 4, और प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट तो वही रहेगा 1 रुपया, लेकिन अगर कोई वन पूछे एवरेज। कॉस्ट के ऊपर, हाँ, और अगर कोई पूछे सेल के ऊपर तो ये इतना हो गया। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ये निकल के आ गया 1/4। ठीक है, इस तरीके से भी होगा। दूसरा भी तरीका होता है, चलो एक ही तरीका बताते, ज्यादा बोल के भी फायदा नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे सीख जाओगे। 1/4 होता है, प्रॉफिट ऑन सेल हो गया, मतलब सेल के ऊपर प्रॉफिट लगाएंगे तो 1/4, और अगर कॉस्ट के ऊपर लगाएंगे तो 1/3। तो मेरे पास सेल डेटा है, तो अब प्रॉफिट अगर 1/4 है तो 1/4 लगाना है, तो 17,200 पे 1/4 लगाने से पता चल जाएगा कितना होगा। ठीक है। तो 17,200 इंटू 1/4, एक्चुअली 1/4 को परसेंटेज भी कर सकते हैं। कैसे, इंटू इस पे 100 लगा दोगे तो ये परसेंटेज भी बन जाएगा परसेंट, और इसमें इंटू 100 लगाओगे तो ये 33 and 1/3% होगा। देख लो कैलकुलेटर पे, ये देखो 33.3333%, और ये 3333 का मतलब ही ये होता है। ये देखो ये कितना है, 100/3, तो ये देखो 100/3 का मतलब वही होता है 33.333%, एक ही बात है। ठीक है। यहाँ पर 25%, तो 25% प्रॉफिट ऑन सेल है। ठीक है। तो अब हम लोग 25% लगाए तो भी जितना आंसर आएगा, 1/4 लगाओगे तो भी उतना आंसर आएगा। देख लो, ये देखो 25% लगाया, परसेंटेज नहीं दिया है अभी तक मैंने, ये डिवाइडेड बाई 100 तो कितना आ गया, 4,300। और अगर डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो भी उतना आएगा, बिकॉज 25% का मतलब ही तो 1/4 होता है। तो 4,300, तो 17,200 माइनस 4,300। ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया, 12,900। ये मुझे क्या मिला, ये मुझे जो गुड्स मैंने बेचा था उसका कॉस्ट मिल गया। उसके कॉस्ट को हम ऐड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले पूछा था ना, 10 रुपए का चीज पड़ा हुआ है, मैंने 4 रुपए का इसमें से चीज बेचा था, तो यहाँ मेरे पास कितना स्टॉक था, तो इसका मतलब 14 रुपए का स्टॉक था, 4 बेचा तभी तो 10 पड़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है। तो वो भी थोड़ा थोड़ा याद करते जाओ। तो ये वैसा ही चीज है, ये 10 रुपए है एग्जाम्पल पे, और ये 4 रुपए है। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का वैल्यू। यहाँ पर लिख देते हैं टोटल कितना आ जाएगा, 2,50,000 ऐड कर देते, तो ये हो गया 2,62,900। ये हो गया टोटल स्टॉक अवेलेबल। ठीक है। अगर मैंने नहीं बेचा होता तो मेरे पास कितना स्टॉक रहता, 14 रुपीज का। ये देखो ना, मेरे पास 10 रुपए का स्टॉक है, मैंने 4 रुपए का बेचा, तो मेरे पास, अगर हम लोग नहीं बेचते, मेरे पास 14 रुपए का स्टॉक अवेलेबल था, ये हम बोल सकते हैं। तो वही चीज मैंने लिखा, स्टॉक अवेलेबल 14 रुपीज। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद और क्या करना पड़ेगा, और हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है। देखो बोल रहा है कि ये सेल को हम लोगों ने कर लिया, अब ये परचेज को समझो। ठीक है। बोल रहा है कि परचेज हम लोगों ने 1,200 का किया है, लेकिन जिसमें से 500 अभी तक ट्रांजिट में है, मतलब रास्ते में है, हमारे पास गोडाउन में आके
नहीं पहुंचा, ये वाले परचेज का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला परचेज, तो पहला बात है परचेज का ट्रीटमेंट होना क्या चाहिए, तो पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, मान लो मेरे पास आज 22 अप्रैल 10 रुपए का स्टॉक है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर 3 रुपए का स्टॉक परचेज किया था इस पीरियड में, 1 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल के बीच में मैंने 3 रुपए का स्टॉक परचेज किया था। अभी मेरे पास 10 रुपए का स्टॉक है, तो 1 अप्रैल में मेरे पास कितने रुपए का स्टॉक था ये बताओ। मतलब मेरा क्वेश्चन हम फिर से बता दे रहे हैं। এখন আমার কাছে 10 টাকার স্টক আছে, আমি এই পুরো টাইম পিরিয়ডে 3 টাকার স্টক পারচেজ করেছিলাম, এখন আমার কাছে 10 টাকার স্টক আছে, তাহলে আমার কাছে 1 এপ্রিল কত টাকা স্টক ছিল? अच्छा चलो, और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। मेरे पास यहाँ पर 5 पेन है, चलो मेरे पास यहाँ पर 5 पेन है अभी, 1 2 3 4, और ये मैंने 5 पेन बना दिया, ठीक है। मेरे पास ये 5 पेन या पेंसिल जो भी समझो है। यहाँ पर मैंने 2 पेन खरीदे थे, ठीक है। यहाँ पर किसी एक डेट में मैंने 2 पेन खरीदे थे, अभी मेरे पास 5 पेन है, तो 1 अप्रैल को मेरे पास कितना पेन था? 22 अप्रैल को मेरे पास 5 पेन है, और मैंने ये 2 पेन खरीदा था इस टाइम पीरियड में, ठीक है। कोई डेट नहीं दिया हुआ है, मान लो मैंने ड्यूरिंग द ईयर ये 2 पेन खरीदा था, अभी मेरे पास 5 पेन है। तो मेरा क्वेश्चन है कि 1 तारीख को मेरे पास कितना पेन था, इसका मतलब मैंने खरीदा कब है? मान लो मैंने खरीदा है 6 अप्रैल को, ठीक है। मैंने 6 अप्रैल को पेन खरीदा है, अभी मेरे पास इतने सारे पेन है, तो 1 अप्रैल को मेरे पास कितना सारा पेन था? 3 पेन था, 3। मेरे पास कितना पेन था? 3 पेन था, ठीक है। मेरे पास यहाँ 3 पेन था, फिर मैंने और 2 खरीद लिया, मिला के 5 पेन हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे अगर यहाँ से यहाँ का स्टॉक फाइंड आउट करना है, तो परचेस को मुझे क्या करना पड़ा? लेस करना पड़ा, क्योंकि देखो मुझे यहाँ का स्टॉक पूछा जा रहा है। तो अगर बीच में मैंने कुछ खरीदा है, तो तब तो वो यहाँ पर था नहीं जब मैंने कुछ खरीदा। जैसे ये 2 पेन का इम्पैक्ट यहाँ थोड़ी ना आया, क्योंकि वो तो बाद में खरीदा, ठीक है। तो अगर कुछ बाद में खरीदा है, तो वो थोड़ी ना यहाँ दिखेगा, तो मुझे यहाँ से उसको क्या कर देना है? लेस कर देना है। तो परचेज मेरा लेस होगा, वैसे ही फॉर्मूले में देख सकते हो लेस है, ठीक है। फॉर्मूला तो पढ़ा ही है, फॉर्मूले से तो कर ही सकते हो। परचेज लेस होना चाहिए ऐसे केसेस में, तो हम यहाँ पर लेस करते हैं, लेस कर देंगे परचेज, ठीक है। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है कि कितना लेस करें। तो इनका फिजिकल स्टॉक टेकिंग बोला है, क्वेश्चन बोल दिया है कि मुझे फिजिकल स्टॉक टेकिंग बताओ, ठीक है। तो बोलो अगर 1200 रुपए का मैंने परचेज किया था, लेकिन 500 रुपए का चीज अभी तक मेरे पास आके नहीं पहुंचा, तो जब हम गोडाउन में जाके फिजिकली स्टॉक टेकिंग कर रहे थे, तो क्या ये 500 रुपए का स्टॉक मेरे पास होना पॉसिबल है? नहीं। नहीं, ठीक है। मान लो मेरे पास मैंने गोडाउन में जाके देखा 10 पेन है, ठीक है। मैंने ड्यूरिंग द ईयर जैसे मैंने बोला कि 2 पेन खरीदा था, लेकिन 1 पेन अभी भी रास्ते में आके नहीं पहुंचा, ठीक है। तो फिजिकली स्टॉक टेकिंग में तो वो मेरे पास होगा नहीं। तो अगर मुझे फिजिकल स्टॉक टेकिंग करना है, तो परचेस भले ही मेरा 1200 रुपए का है, मुझे वहां से स्टील इन ट्रांजिट को लेस कर देना है, ठीक है। मतलब मुझे ये दिखाना है कि मेरे पास स्टॉक कितना है, जो फिजिकल स्टॉक है। तो मेरे पास 500 रुपए का तो स्टॉक आके पहुंचा ही नहीं है, तो मेरे पास कितने रुपए का स्टॉक है? 700 रुपए, और ये लेस होगा। लेस क्यों होगा? अभी पेन वाला एग्जांपल दिया था ना, लेस क्यों होगा, ठीक है। ये देखो परचेज लेस होगा, तो हम परचेज को लेस ही करके दिखा रहे हैं। लेकिन परचेज को लेस करते वक्त क्योंकि यहाँ फिजिकल स्टॉक टेकिंग बोला है, तो 500 भी लेस किया। अगर ये क्वेश्चन में फिजिकल स्टॉक टेकिंग ना बोल के सिर्फ स्टॉक टेकिंग बोल देता, ठीक है, तो हमें ये लेस करने का जरूरत नहीं होता, ठीक है। क्योंकि हमें बोला है कि गोडाउन में दिखेगा, आंख से दिखेगा वो सारा स्टॉक बताओ, तो फिर 500 वाला स्टॉक दिखेगा नहीं, ठीक है। तो जब फिजिकली काउंट करने गए थे 2,50,000 मिला था, वहां पर इसका इंपैक्ट नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये लेस हो जाएगा। अच्छा, ये इसका ट्रीटमेंट कर लिया, इसका ट्रीटमेंट कर लिया, ठीक है। अब ये वाला, ये जो बचा है 1000 रुपीज वाला, इसका क्या है समझो। बोल रहा है कि इसका बिल यहाँ बना, लेकिन ये स्टॉक यहाँ रिसीव हुआ, ठीक है। अब मुझे एक चीज बोलो, ये मेरा परचेज है, ठीक है, इनवॉइस रेज हुआ, ये मेरा परचेज है, तो रूल्स बोल रहा है परचेज तो लेस होना चाहिए, ठीक है। तो लेस कर देंगे, लेकिन तब लेस करेंगे ना अगर इसमें इंक्लूडेड है। अगर इसमें इंक्लूडेड है और मुझे यहाँ का स्टॉक चाहिए, तभी तो परचेज लेस होगा। तो अगर मुझे ये स्टॉक फिजिकली यहाँ पर रिसीव हुआ 4 अप्रैल को, मेरा बात
सुनो कि अगर फिजिकली मेरे पास ये 1000 रुपए का स्टॉक यहाँ रिसीव हुआ, उसके बाद मैंने यहाँ पर फिजिकल स्टॉक काउंटिंग किया, तो मुझे एक चीज बताओ, क्या ये 1000 रुपए का स्टॉक इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? हाँ इंक्लूडेड है वहाँ पे। है, इंक्लूडेड है, सही। मेरा क्वेश्चन फिर समझ में आया, सही बोले, इंक्लूडेड है। तो इंक्लूडेड है तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग परचेज माइनस होता है। मैंने अभी थोड़ा देर पेन का एग्जांपल देके समझाया कि मुझे अगर बैक में जाके देखना है कि कितना स्टॉक था, तो मुझे परचेज तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि परचेज तो ड्यूरिंग द ईयर हुआ है ना। मुझे देखो, ये वाला स्टॉक मेरे पास यहाँ पर आके इंक्लूड हुआ, यहाँ प्लस हुआ, मुझे यहाँ का स्टॉक पता करना है। तो यहाँ अगर मुझे कोई चीज मिला और मुझे यहाँ का स्टॉक चाहिए, तो यहाँ पर तो वो था नहीं, तो मुझे परचेज तो लेस करना पड़ेगा, और क्योंकि ये फिजिकली मेरे पास यहाँ पर आ गया, तो ये लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ना कोई ऐसा रूल्स नहीं है, ठीक है, कि ऐसे ही ऐड करो ऐसे ही लेस करो। जैसा क्वेश्चन हमें बोलेगा, हमें खुद से दिमाग लगा के समझ के ऐड या लेस करना पड़ेगा, कि मुझे क्या फिजिकल स्टॉक टेकिंग बोला है, तो मुझे उस तरीके से चलना पड़ेगा। तो लेस कर देंगे गुड्स इनवॉइस्ड ऑन 31st of March 22 but received on 4th of April 2020, 1000 रुपीज का, ठीक है। लेकिन मुझे तो आगे का स्टॉक काउंटिंग चाहिए, तो ये सब मुझे लेस कर देना पड़ेगा। तो 1700 अगर लेस कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाए? 2,61,200, ठीक है। तो ये हो गया स्टॉक एज ऑन 31st of March 2022। 31st March 2022 का स्टॉक हमें पता चल गया कि इतना था। मतलब सीधा बात है, यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास कितने रुपए का स्टॉक था? 2,61,200 रुपीज का स्टॉक था, ठीक है। अब उससे काउंट करते हुए हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, तो देखो इसको अगर ऐसे कैलकुलेट करोगे तो पता चल जाएगा। हम लोगों ने सेल किया है 17,200 रुपीज का, उस सेल का कॉस्ट कितना है? मतलब हम लोगों ने 12,900 रुपीज का चीज बेच दिया। तो इतने स्टॉक में से अगर हम लोगों ने 12,900 रुपीज का स्टॉक बेच दिया, तो हमारे पास इतना स्टॉक रहेगा। हम लोगों ने परचेस किया 1200 का स्टॉक, लेकिन उसमें से 500 अभी तक आके नहीं पहुंचा। तो जब हम लोग फिजिकली गोडाउन में काउंट करने गए, तो हमें 700 रुपए का स्टॉक मिला। ये देखो, 700 रुपए का स्टॉक मिला, और यहाँ पर हम लोगों ने 1,000 रुपए का स्टॉक रिसीव किया है। देखो, तो हम लोग जब गोडाउन में गए, हमें 2,50,000 का मिलेगा। मतलब आंसर मिल गया ना। तो अब इधर से इधर जाओ तो ये सेम चीज इस तरीके से अप्लाई होगा, जस्ट उल्टा होते जाएगा। अगर मुझे कोई बोले यहाँ मेरा इतना स्टॉक है, तो यहाँ पर कितना होगा मान लो, तो क्या करेंगे हम लोग? मेरे पास इतना स्टॉक था, मैंने इतना बेच दिया, जो बेच दिया वो माइनस होगा, लेकिन सेल्स वैल्यू पे तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सेल्स वैल्यू में तो प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है। तो अगर मुझे कोई पूछे कि कितना रुपए का स्टॉक बेचा, ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि कितना रुपए का स्टॉक बेचा, तो उसका कॉस्ट बताना चाहिए। कितने रुपए में बेचा, तो फिर उसके ऊपर जो प्रॉफिट लगा के बेचा वो बोलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से वो हम लोगों ने माइनस कर दिया। परचेज किया तो स्टॉक बढ़ेगा, तो ऐड कर दिया, लेकिन फिजिकल स्टॉक टेकिंग है, 500 तो रास्ते पे है, तो उसको हटा दिया, ठीक है। और जो फिजिकली 1,000 रुपए का स्टॉक रिसीव किया, उसको ऐड कर दिया, करोगे तो 2,50,000 आ जाएगा। तो 2,61,200 से 2,50,000 में भी जा सकते। बाई चांस क्वेश्चन को घुमा के दे दिया, ये दे दिया और ये पूछने लगा, ठीक है, तो भी कर सकते हो। यहां से यहां जाएंगे तो भी कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तो कर पाओगे। तो बोलो, समझ में आया? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? क्या किया हम लोगों ने, समझ में आया? हाँ आ गया। ठीक है। अब देखो, टू टू जो है सेकंड नंबर हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 6 लाख। तो बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 6 लाख रुपीज का नेट प्रॉफिट दिख रहा है, आफ्टर कंसिडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 3,75,000 ऑन 31st March 2022। तो इसका मतलब जो फाइनल अकाउंट्स बना था, वहां नेट प्रॉफिट दिखा 6 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक कितना कैलकुलेट हुआ था ऑन दैट मोमेंट? 3,75,000। Subsequently, the following information was obtained from scrutiny of the books। तो स्क्रूटिनी किया गया, तो इनको कुछ ये इस तरीके का डेटा मिला। अच्छा, ये पढ़ेंगे। बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st March 2022 एंड द एडजस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन दैट डेट। तो हमें दो चीज निकालनी है, एक तो स्टॉक, दूसरा बोला है नेट प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये नेट प्रॉफिट में कुछ तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? बोल रहा है
purchase for the year include 15,000 paid for new electric fittings for the shop. Hanuman gave away goods valued 40,000 as free samples for which no entry was made in the books of the accounts. मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना पड़ेगा, ठीक है। ये सुने हो तुम लोग नाम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मतलब कुछ अगर हम लोगों ने एंट्री में गलत कर रखा है तो उसे ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ लिख रहे हैं पीएल एडजस्टमेंट। प्रॉफिट को एडजस्ट करने बोला है, तो हम लोग का नेट प्रॉफिट कितना है, क्वेश्चन बोल रखा है 6 लाख, बट इसमें प्रॉब्लम है, तो इसको ठीक करना है। दिखाते बाई नेट प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को हमें ठीक करना है, ठीक है। अच्छा चलो, तो यहाँ पर और एक चीज भी लिख लेते हैं साथ ही साथ, क्लोजिंग स्टॉक को भी तो कैलकुलेट करना है। यहाँ पर लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st of March 2022। और यहाँ पर भी इन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, स्टॉक एज ऑन 31st March 2022। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इन्होंने कैलकुलेट किया है कितना, 3,75,000, बट इसको भी ठीक करना पड़ेगा, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। यहाँ खुद बोला है क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फिर से वैल्यू करके दिखाओ और नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करो, ठीक है। अब हम एक एक पॉइंट जो है पूछते हैं। देखो यहाँ पर वर्किंग नोट बनाए, ठीक है। तो देखो बोल रहा है कि परचेज किया था इन्होंने जो प्रीवियस ईयर में, वहां पर इंक्लूड कर दिया 15,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स फॉर द शॉप। शॉप में न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स लगाने के लिए 15,000 का खर्चा हुआ, और उस 15,000 के खर्चे को इन्होंने परचेज में दिखा दिया। तो बोलो ये सही किया कि गलत? पहले बोलो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स क्या होता है। अच्छा मुझे ये बताओ परचेज में क्या जाता है, ट्रेडिंग में जो परचेज लिखते हो उस परचेज का मतलब? ट्रेडिंग में जो परचेज लिखते हैं वो कौन सा परचेज लिखते हैं, मतलब वो परचेज का मतलब क्या है, कि क्या परचेज लिखते हैं वहां? फिक्स्ड एसेट या करेंट एसेट, या जो चीज हम लोग बेचते हैं, क्या लिखते हैं वो लोग? उस परचेज का मतलब क्या है? जो बेचेंगे वो जो खरीदते हैं, बेचने के हाँ लिए जो खरीद। हाँ, जो बेचने के लिए खरीदते हैं, मतलब जिस चीज का बिजनेस करते हैं वो परचेज, तो वो करेंट एसेट होगा, होगा कि नहीं? हाँ हाँ, खरीद। करेंट एसेट, ठीक है। अब बोलो इलेक्ट्रिक फिटिंग्स ये करंट एसेट होता है कि फिक्स्ड एसेट होता है? इलेक्ट्रिक फिटिंग्स का मतलब क्या बोले, जैसे स्विच बोर्ड, ठीक है, लाइट पॉइंट्स, ऐसा चीज, मतलब वो ट्यूब लगता है तो उसका एक पॉइंट होता है ना, एक बल्ब लगता है उसका एक पॉइंट होता है, तो ये सब क्या होता है? करंट एसेट। नहीं, करंट एसेट नहीं होता है। ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ट्यूब लाइट लगा दिया, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड करंट एसेट कैसे होगा, तो फिक्स्ड एसेट है ना। नहीं नहीं, फिक्स एसेट हो तो एक साल से ज्यादा रहता है। ज्यादा का यूज होगा, काफी ज्यादा होगा, ठीक है। 1 साल से ज्यादा तो वो हमारा रूल्स होता है, ये सही बोले हो, लेकिन वो तो वैसे भी काफी ज्यादा होता है। तो अगर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स को हम लोग परचेस में लिख देते हैं, क्या ये सही किया हम लोगों ने? जर्नल एंट्री नहीं किया ना। देखो हम लोगों ने क्या एंट्री किया है, हम तो ऐसे सीखते हैं, मतलब हम नॉर्मली रेक्टिफिकेशन को ऐसे समझाते हैं, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। मैंने तो इस चैप्टर को ऐसे सिखाया है, ठीक है। अभी फिर से सिखाएंगे जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आएगा। अब यहाँ पर आ गया तो बताते। तो इसका करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स खरीदने का एंट्री, मतलब फिक्स्ड एसेट खरीदने का एंट्री बताओ क्या होना चाहिए? बोलो फिक्स्ड एसेट, डिप्रिशिएशन किए हो कभी? मशीन टू कैश, फर्नीचर टू कैश, बोलो तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स शॉर्ट में लिख रहे हैं। अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ यही पूछ रहे हैं, ठीक है। ये सही एंट्री होता है, ये करना चाहिए था, ठीक है। वैल्यू कितना है?
15,000। बट हम लोगों ने किया क्या है बोलो तो, परचेस में दिखा दिया। मतलब हम लोगों ने क्या किया होगा, एंट्री, गलत एंट्री क्या किया है इन्होंने, हम लोगों ने मतलब इन्होंने, हनुमान जो ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने क्या किया है, परचेस डेबिट टू कैश किया है। तो बोलो रेक्टिफाई कैसे करोगे, तो हम तो ऐसे सिखाते, देखो कि जो चीज सही है उसको कुछ मत करो। जैसे मुझे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स डेबिट करना चाहिए था, क्या मैंने किया है, नहीं किया है, तो अभी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स को हम करेंगे डेबिट, ठीक है। अच्छा, टू कैश करना चाहिए था, मैंने टू कैश किया है, गलती से भी टू कैश किया है, तो उसको कुछ मत करो, मतलब इसको कुछ मत करो। लेकिन परचेज नहीं होना चाहिए था, बट मैंने परचेज कर दिया है, तो अकाउंट्स में क्या होता है, अगर मैंने कुछ चीज डेबिट कर दिया है जो नहीं करना चाहिए था, उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देते हैं, तो यहाँ पर करेंगे टू परचेज। सिंपल, ये रूल्स फॉलो करना होता है रेक्टिफिकेशन करने में, आसान, ठीक है। लेकिन रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री जब चैप्टर करेंगे हम लोग, ठीक है, या फिर कभी 11 में होता है अगर किए हो, ठीक है, तो वहां पर एक चीज जो है सीखना पड़ता है कि हम लोग रेक्टिफिकेशन कौन से स्टेज पे कर रहे हैं। क्या हम लोग रेक्टिफिकेशन ट्रायल बैलेंस बनने के पहले कर रहे हैं, मतलब जर्नल लेजर बनने के बाद कर रहे हैं, या जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद कर रहे हैं, या फाइनल अकाउंट्स बन गया उसके बाद रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। ये तीनों स्टेज के ऊपर डिपेंड करके रेक्टिफाइड एंट्री में थोड़ा थोड़ा चेंजेस देखने को मिलता है। तो मुझे अभी फिलहाल इतना बताओ, ये रेक्टिफिकेशन कब हो रहा है, फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद हो रहा है, या जर्नल लेजर बनने के बाद हो रहा है, या जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हो रहा है, या फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद हो रहा है। फाइनल अकाउंट्स बनने का मतलब हो गया जर्नल भी हो गया, लेजर भी हो गया, ट्रायल बैलेंस भी हो गया। तो बोलो, फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद हो रहा है कि या उसके पहले हो रहा है, बस इतना बता दो, बता सकते हो, इस पे थोड़ा सा जोर दो तो बता सकते हो। अच्छा मुझे बोलो, अगर मेरा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है तो फाइनल अकाउंट्स बना था कि नहीं बना है। नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन हो गया तो फाइनल अकाउंट नहीं बना, तो नहीं, नहीं बना कि पीएल बना। अकाउंट बना था। तो पीएल नहीं अकाउंट ही बना। तो फाइनल अकाउंट्स होता है ना। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनाते हैं बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पीएल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के पहले वो जाता है। तो फिर अगर मेरा पीएल बन गया है तो फाइनल अकाउंट्स बना है कि नहीं बना है। हाँ बन जाएगा, पीएल बन अकाउंट गया है, निकल गया तो बन जाएगा। बन गया है। तो इसमें रूल्स ये होता है कि जो भी मेरा नॉमिनल अकाउंट है उसको मुझे पीएल एडजस्टमेंट बोल के लिखना पड़ता है, ठीक है। जो नॉमिनल अकाउंट होता है उसको पीएल एडजस्टमेंट बोल के लिखना पड़ता है। तो ये दोनों अकाउंट में बोलो, नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स या परचेज। इलेक्ट्रिकल नहीं, नॉमिनल अकाउंट परचेज, ठीक है, परचेज नॉमिनल होता अकाउंट, है, हाँ। इलेक्ट्रिकल में तो ये कौन सा है, रियल परचेज। अकाउंट है, रियल अकाउंट। हाँ। तो इसको हम लोग पीएल एडजस्टमेंट बोल के लिखेंगे, ठीक है, ये रूल्स होता है। तो मैंने एक बार छोटा सा रूल्स थोड़ा बता दिया, ठीक है। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंट्री जो हम लोग नॉर्मली 11 में सीखते हैं उसका रूल्स है। तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट होगा। ये रूल्स इसीलिए फॉलो हुआ बिकॉज फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद रेक्टिफिकेशन हो रहा है। तो फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद अगर रेक्टिफिकेशन होता है तो रूल्स ये है कि नॉमिनल अकाउंट को रेक्टिफाइड एंट्री में नॉमिनल अकाउंट को पीएल एडजस्टमेंट लिख के हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में इसका हम लोग क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे, ठीक है, बाय इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स को, ठीक है। ये हो गया हम लोग का रेक्टिफिकेशन एंट्री, इस तरीके से होता है। अच्छा, तो ये हम लोग पहले पूरा लिख लेते फिर वहां पर पुट करेंगे। अच्छा, अब बोलो, बोल रहा है कि हनुमान गेव अवे गुड्स वैल्यूड 40,000 एज फ्री सैंपल फॉर विच नो एंट्री वाज मेड। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है बट उसके लिए कोई एंट्री नहीं हुआ है, तो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री क्या होता है, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री, एडवर्टाइजमेंट, क्या लिखते हैं उसे याद है, नहीं नहीं, नहीं है तो। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, परचेज। स्टॉक कम होता है ना, अगर हम अपना फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो फाइनल अकाउंट्स में क्या करते थे, परचेज से लेस करके दिखाते थे। तो ये 40,000, हाँ। ठीक है। हाँ, तो फिर परचेज से लेस होगा तो परचेज क्रेडिट होगा, ठीक है, 40,000। अब गलती क्या हुआ है, इन्होंने ये एंट्री किया ही नहीं, मतलब ओमिशन किया है, तो नहीं किया है तो अभी एंट्री करना पड़ेगा, जो एंट्री ओमिट हो गया उसे तो करना पड़ेगा। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट
टू परचेज, ठीक है, ये एंट्री मैंने कर दिया, कितना 40,000, ठीक है। अब बोलो इन दोनों में नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, एडवर्टाइजमेंट और परचेज में नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, दोनों ही है या फिर कोई एक है, परचेस। दोनों ही नॉमिनल अकाउंट होता है, एडवर्टाइजमेंट भी तो दोनों ही नॉमिनल अकाउंट, account, हाँ दोनों नॉमिनल अकाउंट है, ये भी तो है ना नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या, ऑल इनकम एंड वो गेन्स, एक्सपेंसेस, हाँ, वो लॉसेस। तो एक्सपेंस हो रहा है तो हमारा हाँ, लॉस हो रहा है देने के लिए। तो पीएल एडजस्टमेंट टू पीएल एडजस्टमेंट, ठीक है, दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है तो दोनों को हमें पीएल एडजस्टमेंट से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, पीएल एडजस्टमेंट टू पीएल एडजस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, इनवॉइसेस फॉर गुड्स अमाउंटिंग 2,50,000 हैव बीन एंटर्ड ऑन 27th of March 2022 बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। क्या बोल रहा है कि इनवॉइस मतलब बिल, बिल दिया गया है 2,50,000 रुपीस के स्टॉक का, ठीक है, और ये एंट्री किया गया है 27 मार्च को, बट गुड्स वेर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक, बट उसे स्टॉक में नहीं दिखाया गया। तो अभी स्टॉक में दिखाएंगे, मतलब सीधा बात है, हमारे पास एक 2,50,000 का गुड्स जो है उसका इनवॉइस यानी बिल आया, उसका एंट्री हम लोगों ने 27 मार्च को किया, ठीक है, बट उस गुड्स को हम लोगों ने स्टॉक में अभी तक दिखाया नहीं है, मतलब उसको स्टॉक में नहीं काउंट किया, तो उसको अभी स्टॉक में दिखाएंगे, ठीक है। तो स्टॉक का एंट्री क्या होगा, फाइनल अकाउंट्स बन गया तो स्टॉक कहाँ दिखता है, ट्रेडिंग में, तो एंट्री क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं दिखाया क्लोजिंग स्टॉक में तो क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब देखो 27 मार्च को फिर क्या एंट्री किया कि हम लोगों ने ये गुड्स परचेज किए, उसका एंट्री किया है, उसका पूरा पूरा एंट्री कर लिया, क्योंकि बोल रहा है ना 27 मार्च को एंट्री कर लिया हम लोगों ने, एंटर्ड कर लिया है इनवॉइस को, लेकिन उसको स्टॉक में नहीं दिखाया, तो स्टॉक में दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा, कितने का 2,00,000, ठीक है। रॉन्ग क्या है, हम लोगों ने ये चीज एंट्री पास किया ही नहीं, तो अभी पास करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक मतलब ये पास करना चाहिए था, हम लोगों ने नहीं किया तो अभी पास करेंगे। इसमें से मेरा नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक की ट्रेडिंग, कौन सा नॉमिनल अकाउंट होता है, क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक तो एसेट होता है, एसेट तो रियल अकाउंट होता है, सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, उससे गलत हुई। ट्रेडिंग अकाउंट होगा टू पीएल एडजस्टमेंट 2,50,000, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर इन मार्च 2022 गुड्स 2,00,000 सोल्ड एंड डिलीवर्ड वेयर टेकन इन द सेल्स फॉर अप्रैल 2022, तो हम लोगों ने मार्च में सेल किया था 2,00,000, बट उसको गलती से अप्रैल का सेल दिखा दिया, ठीक है, तो मार्च का सेल हमारा कम दिख रहा है, तो मार्च में हमें सेल रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कितने का 2,00,000 का, ठीक है, तो सेल का एंट्री क्या होता है, डेटेड टू सेल, 2,00,000, और ये एंट्री हम लोगों ने मार्च महीने में किया ही नहीं, तो अभी करना पड़ेगा, तो सही क्या करना है, रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा, एंट्री को कर देंगे, यहाँ गलती से भी कुछ एंट्री किया ही नहीं, तो अब गलती सुधारना क्या है, हमें वो चीज लिख लेना। अच्छा, अब डेटर और सेल्स में से नॉमिनल अकाउंट कौन है, सेल। सेल्स, तो यहाँ हो जाएगा डेटर टू पीएल एडजस्टमेंट, 2L लिख दिया मैंने, लैख लिखने का जगह नहीं दी। अच्छा, अब ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट जो है थोड़ा सा समझना पड़ेगा, goods costing 75,000 were sent on sale or return in March 2022 at a margin of profit 33 and 1/3% on cost, though approval was given in April 22, these were taken as sale for March 2022। कुछ नहीं समझ में आएगा बताते, पहला बात है कि ये सेल और रिटर्न बेसिस हमें समझना पड़ेगा कि सेल और रिटर्न बेसिस क्या होता है, तो ये क्वेश्चन के अंदर ही आ गया, तो हम इसको अलग से समझा देते हैं, सेल और रिटर्न बेसिस, पहले ये था तुम लोग का चैप्टर, ये हटा दिया है, बट किसी किसी चैप्टर में ये चीज दे देता है, तो फिर मुझे बोलना ही पड़ेगा, ठीक है, टॉपिक ही रख देता तो सबसे अच्छा होता है। सेल्स और रिटर्न बेसिस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है, आज के डेट पे ऑनलाइन पे ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ऑनलाइन पे ऐसा नहीं होता है, अगर कोई चीज रिटर्नेबल है, सोच के देखो कोई चीज रिटर्नेबल है, अब सब चीज रिटर्नेबल नहीं होता है, ऑनलाइन में कुछ खरीदते हो, मान लो कुछ चीज रिटर्नेबल है, तो
ऐसे लिखा हुआ रहता है ना कि आज खरीद रहे हैं तो ये इतने दिन के अंदर रिटर्न कर देना है, 7 days रिटर्न पॉलिसी, 15 days रिटर्न पॉलिसी। तो इसका मतलब क्या ये नहीं हुआ कि जिस भी वेंडर से हम लोगों ने वो चीज परचेज किया, क्योंकि ऑनलाइन में तो बहुत सारे लोग अपने आप को लिस्ट करके रखते हैं, वेंडर यानी सेलर, ठीक है। अब हम लोग पहले प्रोडक्ट पसंद करते हैं और जिसका प्रोडक्ट हमें पसंद आता है, जब हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ऑर्डर तो हम लोग जो है सेलिंग ऐप, मतलब जो ऑनलाइन ऐप है उसके थ्रू से करते हैं, बट एक्चुअली प्रोडक्ट तो वेंडर बेचता है ना। मतलब अलग अलग देखोगे ना, कोई प्रोडक्ट का डिटेल्स निकालोगे तो देखना वेंडर होता है नाम, कि ये सेलर है, इस प्रोडक्ट का ये सेलर है, ठीक है। तो जैसे मिंत्रा से कुछ खरीदते हो तो मिंत्रा भी सेलर होता है, मिंत्रा का भी अपना ब्रांड है, मिंत्रा भी सेलर होता है। दूसरे दूसरे लोग भी अपने आप को लिस्ट करके रखते हैं, वो भी जो है प्रोडक्ट खरीदते हैं। जब हम लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उनके थ्रू से भी खरीदते हैं। तो अगर मुझे ये लिखा हुआ रहता है 7 days रिटर्न पॉलिसी, इसका मतलब क्या मुझे ये ऑफर नहीं किया गया कि चीज को लो, देखो, समझो, अच्छा लगे तो रखो, नहीं तो वापस कर दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चीज को यूज करके, तोड़फोड़ करके वापस कर दिया तो वो ले लेगा, ऐसा नहीं होता है। लिखा हुआ रहता है कि रिटर्नेबल कंडीशन। कंडीशन क्या होता है कि इसका जैसा है ऐसा ही एज यूजुअल कंडीशन में अगर रिटर्न कर दिया जाए तो ही रिटर्नेबल है, अदरवाइज रिटर्नेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मान लो मैंने एक लैपटॉप खरीदा, वो था 7 days रिटर्न पॉलिसी, मैंने लैपटॉप को 7 दिन बहुत यूज किया, उसका कलर वलर खराब कर दिया, जो है फिंगरप्रिंट्स वगैरह उस पे आ गया, ठीक है, तो वो दिख रहा है कि मैंने ये खराब कर रखा है, उस पे धूल उल लग गया, यूज किया बोल के प्रोटेक्टर हटा दिया, फिर हम बोलेंगे मुझे पसंद नहीं है, रिटर्न लेके जाओ। कोई नहीं रिटर्न लेके जाएगा। तो रिटर्न का कंडीशन होता है। तो वैसे ही पहले क्या होता था ना, अभी भी होता है। जैसे मान लो अगर ग्रोसरी शॉप में जाओगे, ठीक है, तो वहां देखोगे कोई एक ब्रांड का चीज थोड़ी ना बिकता है। बिस्किट से कितने तरीके के होते हैं, ब्रिटानिया का होता है, सनफिस्ट का होता है, अलग अलग कितना ब्रांड होता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, हर एक कंपनी के लोग आके उस सेलर को बोलते हैं ये वाला ब्रांड का रखिए, ये बेच के देखिए, वो बेच के देखिए, ऐसा बोलते हैं। तो फिर दुकानदार क्या बोलता है कि हम तो ये ब्रांड का बेचते हैं, मान लो वो बोलता है कि हम तो ब्रिटानिया का बिस्किट बेचते हैं, हम सनफिस्ट का रखेंगे, क्या पता बिकेगा नहीं बिकेगा, एग्जाम्पल के तौर पे वो। तो फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो क्या बोलता है पता है, वो बोलता है आप ये प्रोडक्ट रख के देखिए, अगर नहीं बिका ना तो मुझे वापस कर दीजिए, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड सेल और रिटर्न बेसिस। मतलब बेसिकली ये तब हुआ था सिस्टम चालू जब डिस्ट्रीब्यूटर अपने जो है रिटेल, मतलब देखो जो ग्रोसरी से हम लोग ले रहे हैं, हम लोग तो रिटेलर से ले रहे हैं ना, हम लोग रिटेलर से ले रहे हैं। तो जो होलसेलर है वो जब रिटेलर को सामान बेचता है तो वो ऐसा ऑफर देता है कि आप ये चीज रख के देखिए, बिका तो ठीक है, नहीं तो हम वापस लेके चले जाएंगे। इसको बोलते हैं सेल और रिटर्न बेसिस, ठीक है। अब जब हम लोग अपने कस्टमर को ऐसा ऑफर करते हैं, हम लोग अपने कस्टमर को भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरा जो है एक जो है लैपटॉप का दुकान है, ठीक है। अब लैपटॉप, ठीक है, मेरा ही मान लो ग्रोसरी का दुकान है, कोई नया ब्रांड का शैम्पू आया, मैंने बोला कि या फिर बिस्किट आया, मैंने बोला कि ये लेके जाइए, खा के देखिए, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, 2-3 जो खाइए खाइएगा, रिटर्न कर दीजिएगा, नो इश्यूज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेल और रिटर्न बेसिस। लेकिन उसमें टाइम होता है कि इतने दिन के अंदर रिटर्न देना है, ठीक है, इतने दिन के अंदर रिटर्न देना है। तो बेसिकली जब हम किसी को सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में बेचेंगे, जैसे मान लो ये है मिस्टर ए, ठीक है, ये है मिस्टर बी, ये हर जगह पे काम आएगा, बहुत जगह पे ये सेल ऑन अप्रूवल बेसिस दे रखा है, तो अच्छे से समझ लो क्योंकि इसका चैप्टर तो हट गया है, ठीक है। तो देखो ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने क्या किया है, मिस्टर ए ने एक जो है एक न्यू प्रोडक्ट, मान लो न्यू जो है प्रोडक्ट, क्या बोले प्रोडक्ट, मान लो एक कैलकुलेटर ले लेते हैं, तुम लोग पढ़ाई लिखाई करते हो तो ठीक है, एक नया प्रोडक्ट जो कैलकुलेटर, नया ब्रांड का प्रोडक्ट, ठीक है, न्यू ब्रांड मतलब दूसरा ब्रांड का प्रोडक्ट, ठीक है, दूसरा कोई ब्रांडेड कैलकुलेटर आया मार्केट में, वो अपने कस्टमर बी को बोल रहा है कि लेके जाओ, अच्छा कैलकुलेटर है, नहीं पसंद आए तो वापस कर देना, जो यूज करते हो वही खरीद के लेके जाना, ठीक है। तो इनको ये कैलकुलेटर दे दिया। अब इनको बोला कि आप ना 7 दिन के अंदर मुझे बता देना, ठीक है, 7 days के अंदर मुझे बता देना कि ये लेना है कि नहीं लेना, ठीक है। तो जब ये मिस्टर ए मिस्टर बी को ये चीज बेच रहा है तो मिस्टर ए को भी नहीं पता कि ये खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, कब कंफर्म होगा कि ये खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, 7 दिन बाद जब ये बोलेगा कि मुझे लेना है कि नहीं लेना है, तब मिस्टर ए को पता चलेगा कि मेरा कैलकुलेटर बिका कि नहीं बिका। लेकिन रूल्स ये होता है कि तब भी हम लोग इसे सेल की तरह बुक करेंगे। तो मिस्टर ए जो है वो अपने बुक्स में इस कैलकुलेटर की सेल को क्या बोलेगा, ऐसे बोलेगा, डेटर अकाउंट
डेबिट टू सेल्स, ठीक है। मान लो ये कैलकुलेटर है 700 रुपए का, ठीक है। 700 रुपए का सेल किया, कब किया? मान लो ये सेल किया है 9th ऑफ मार्च 2025 में, ठीक है। और इनका मिस्टर ए का ईयर एंड होता है 31st ऑफ मार्च 2025 को। अच्छा, मुझे 7 डेज लेना है ना, तो मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा 24 मार्च। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ठीक है। तो ये देखो, तो इन्होंने 24 मार्च को ये सेल किया, ठीक है। 24 मार्च को ये सेल किया, और 7 दिन बाद कौन सा डेट आता है? 31 मार्च। 31 मार्च को ये इनसे पूछ लेंगे कि भाई ये आपको लेना है कि नहीं लेना है। अब 31 मार्च को और एक चीज भी होता है, क्या होता है? ईयर एंडिंग होता है नॉर्मली, ठीक है। दिसंबर भी होता है, लेकिन नॉर्मली हम मान रहे हैं कि इनका मिस्टर ए का जो ईयर है वो अप्रैल टू मार्च चलता है, इनका ईयर एंडिंग है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर इन्होंने ये डेटा टू सेल्स बुक कर रखा है, तो ये जब ईयर एंड में अपना ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे, तो वहां पर जब ये सेल्स लिखेंगे, तो ये सेल 700 रुपए का इसमें इंक्लूड होगा, मतलब ऑटोमेटिकली हो जाएगा 700 रुपए का सेल। और इस सेल पे जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ बुक हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बोल के वो भी यहाँ बुक हो जाएगा। लेकिन अब ये कब बताएंगे? ये तो 7 दिन बाद बताने वाले हैं, मतलब 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, इसको हम कर देते हैं 25 तारीख, ठीक है। तो 7 दिन कब कंप्लीट होता है? 7 दिन कंप्लीट होगा 1 अप्रैल को। तो इनको मिस्टर ए को 1 अप्रैल को पता चलेगा कि ये चीज खरीदने वाले की नहीं खरीदना है, लेकिन इन्होंने ईयर एंड में अपना फाइनल अकाउंट्स बनाना है। अगर ये फाइनल अकाउंट्स में अपने यहाँ पर इस कैलकुलेटर के सेल को दिखाएंगे, तो यहाँ प्रॉफिट भी बुक हो गया। अब मान लो 1 अप्रैल में ये मिस्टर बी ने बोला नहीं नहीं मुझे नहीं पसंद है, हम जो लेते थे वही लेंगे, ये नहीं लेंगे। तब ये क्या करे? फिर ये फाइनल अकाउंट्स को क्या काट कूट के नया फाइनल अकाउंट्स बनाए? क्योंकि गलत प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया है। क्यों गलत हुआ है? क्योंकि ये सेल अभी ना हो गया है, क्योंकि ये तो एजम्पशन था ना कि सेल होगा नहीं होगा, कंफर्म तो नहीं था। लेकिन हम लोगों ने सेल बुक किया था तो ये लिख दिया ईयर एंड आया था बोल के, अब ग्रॉस प्रॉफिट भी उसके अकॉर्डिंग बुक कर लिया, तो इससे हमारा फाइनल अकाउंट्स गलत हो जाएगा। तो इसके लिए एक रूल्स लाया है। क्या लाया है? अगर ऐसा होता है कि अप्रूवल का डेट के आगे फाइनल अकाउंट्स का डेट आ जाता है, तो हमें अपने उस सेल को स्टॉक दिखाना चाहिए। मतलब क्या करें? इस सेल को रिवर्स करके पहले कैंसिल करें, सेल्स टू डेटर। हम लोग इस सेल्स को रिवर्स करके कैंसिल कर देंगे, हम लोग बोलेंगे कि ये सेल कैंसिल। तो अब सेल कैंसिल हो गया, तो मेरा वो कैलकुलेटर कहाँ जाएगा? कहाँ? जैसे अगर मेरा ये कैलकुलेटर बिकता नहीं, तो इसको हम क्लोजिंग स्टॉक में दिखाते हैं। तो रूल्स ये बोल रहा है कि इसको क्लोजिंग स्टॉक दिखा दो। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर दिखा देंगे ट्रेड, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग इसे एज ए क्लोजिंग स्टॉक दिखा देंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना होगा? मान लेते हैं मिस्टर ए को ये कैलकुलेटर पड़ा था 600 रुपए का, उसने वो 700 रुपए में बेचा, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने से रिकॉर्ड होगा? 600 रुपए से रिकॉर्ड होगा। इससे क्या हुआ? इनका फाइनल अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये क्लोजिंग स्टॉक बोल के इसको रिकॉर्ड कर देंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक में ऐसे लिख सकते हो, लाइन विद कस्टमर। क्लोजिंग स्टॉक ऐसा वाला जो कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक लाइन विद कस्टमर, ठीक है, ऐसे लिखना चाहिए। अच्छा, अब क्लोजिंग स्टॉक लाइन विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। अब मान लो 1 अप्रैल में बी ने बोला हाँ मुझे ये लेना है, तब तुरंत ए क्या करेगा? सेल का एंट्री फिर से दे देगा, डेटर टू सेल, ठीक है। सेल तो कैंसिल कर दिया था, जैसे ही उसने बोला हाँ लेगा, ठीक है भाई, फिर सेल का एंट्री डाल देते हैं, ठीक है। डेटर टू सेल ऐसे हो जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट करना पड़ता है जब हम लोग किसी को सेल और रिटर्न बेसिस पे अपना गुड्स बेचते हैं और उसे सेल की तरह ही ट्रीट करते हैं, और हमारा ईयर एंड आ जाता है, फाइनल अकाउंट्स बनाने का जरूरत पड़ जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे? तब उस सेल को रिवर्स कर देंगे, ठीक है। सेल को ही कैंसिल कर देंगे और उस चीज को अपना स्टॉक दिखा देंगे। वो तो है ही मेरा स्टॉक, अगर नहीं बिकेगा तो मेरा स्टॉक ही होगा ना। तो हम उसे ये मान लेंगे कि ठीक है मैंने पहले सेल माना था, बट अब हम मानेंगे कि वो मेरा स्टॉक है, क्योंकि मेरे पास अभी तक इंफॉर्मेशन आने में टाइम बाकी है, ठीक है। तो हम इसको क्या मान लेंगे? स्टॉक मान लेंगे। अब स्टॉक मान के रिकॉर्ड करेंगे तो मेरा फाइनल अकाउंट सही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जब वो बताएगा कि हाँ मुझे ये चीज लेना है, तो हम उसे फिर से सेल बोल के रिकॉर्ड कर देंगे। ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे, जब हम लोग अप्रूवल बेसिस पे किए गए सेल को एक्चुअल सेल मानते हैं। अब यहां देखो क्या अपना
Goods costing 75,000 were sent on sale or return basis in March 2022 at a margin of profit 33 and 1/3% on cost. तो 75,000 कॉस्ट वाला गुड्स इन्होंने सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया था, जिसपे प्रॉफिट काउंट कितना कर रखा है, प्रॉफिट काउंट कर रखा है 33 and 1/3% ऑन कॉस्ट. दो अप्रूवल वाज गिवन इन अप्रैल 22, these were taken as sale for March 2022. ठीक है, अप्रूवल अप्रैल में मिलेगा, सेल कब का है, मार्च का है. ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो इसका एंट्री यहाँ पर करें. सबसे पहले इसमें करेक्ट रॉन्ग, करेक्ट एंट्री 3 होगा. करेक्ट एंट्री पहला क्या होगा, डेटर टू सेल. सेल ऑन अप्रूवल बेसिस के सेल्स को भी हम लोग एक्चुअल सेल्स की तरह ट्रीट करेंगे. तो 75,000 की चीज पे अगर इतना प्रॉफिट लगाया है तो कितने रुपए का बेचा होगा, बोलो. 75,000 प्लस 75,000 इंटू इस पे कितना लगाना है, 33 and 1/3% ऑन कॉस्ट दे दिया है, मेरे पास कॉस्ट ही अवेलेबल है, तो डायरेक्ट ये रेट लगाएंगे 33 and 1/3%. और 33 and 1/3% थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करके दिखाया था प्रीवियस वाले क्वेश्चन में. इसका मतलब 1/3 होता है इसको अगर कैलकुलेट करोगे. ठीक है, ये याद रख सकते हैं. तो मेरा 75,000 का चीज मैंने 1/3 प्रॉफिट लगा के बेचा, तो कितने में बेचा, 1 लाख रुपीज में. ठीक है, मैंने 1 लाख का ये वाला स्टॉक बेचा, बट अप्रूवल बेसिस पे, पता नहीं है ये बिकेगा भी या नहीं. फिर अप्रूवल कब मिलेगा, अप्रैल में मिलेगा अप्रूवल, लेकिन मुझे फाइनल अकाउंट्स को कब रेडी करके देना है, 31 मार्च 22. ठीक है, तो अगर मुझे अप्रूवल अप्रैल में मिलेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाले सेल को मुझे क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा. तो सबसे पहले सेल को कैंसिल करेंगे, क्योंकि एक ही चीज को सेल और क्लोजिंग स्टॉक तो दिखा नहीं सकते. सेकेंड मेरा हो जाएगा इसको कैंसिल, सेल्स टू डेटर, और उसके बाद इसको क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहे हैं. क्लोजिंग स्टॉक लाइन विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग, ये एंट्री मुझे करना पड़ेगा. ठीक है, अब इसमें से कोई भी एंट्री नहीं हुआ है. ठीक है, तो अब हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा. तो देखो डेटर्स टू सेल, सेल्स टू डेटर, ये तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं, सिंपल ये वाला ठीक कर लेते हैं. तो इसमें क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक लाइन विथ कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग. ठीक है, ये लिख दिए 1 लाख 1 लाख. अच्छा, इसमें से मेरा जो नॉमिनल अकाउंट है वो कौन सा है, ट्रेडिंग अकाउंट. तो हम ऐसे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक टू पीएल एडजस्टमेंट. नॉमिनल अकाउंट को पीएल एडजस्टमेंट से दिखाना पड़ेगा 1 लाख 1 लाख. ठीक है, अब इस चीज को यहाँ पर अब हम लोग पोस्ट करना स्टार्ट करते हैं. तो पीएल एडजस्टमेंट में देखो पहला क्या एंट्री आया था, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स टू पीएल एडजस्टमेंट. तो यहाँ पर लिखेंगे बाय इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स. जैसे लेजर पोस्टिंग बाय इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स 15,000. इसका दूसरा लॉजिक भी है, क्योंकि मैंने उसे परचेज में दिखाया था तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया था. सोचो मैंने अगर एक्सपेंस ज्यादा दिखाया है, मैंने परचेज में ये वाला फिक्स्ड एसेट दिखा दिया, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया था. ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा तो नेट प्रॉफिट भी कम होगा, क्योंकि जीपी ब्रॉट डाउन करने से ही नेट प्रॉफिट आता है. ठीक है, उसके बाद तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स 15,000 ये इधर इसलिए भी आ रहा है क्योंकि मुझे मेरे प्रॉफिट को 15,000 से बढ़ाना पड़ेगा. फिर ये देखो पीएल एडजस्टमेंट टू पीएल एडजस्टमेंट, तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे पीएल एडजस्टमेंट में. अब देखो पीएल एडजस्टमेंट में टू पीएल एडजस्टमेंट बाय पीएल एडजस्टमेंट, ये तो देखने में कैसा लगेगा, तो इसको हम थोड़ा सा नाम देके लिख देते हैं. ऐसे करके देखो यहाँ लिख देंगे बाय परचेज. ठीक है, फ्री सैंपल, और यहाँ पर लिख देते हैं टू एडवर्टाइजमेंट. वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 40,000. देखो इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि अगर मेरे पास ट्रेडिंग पीएल होता तो हम परचेज से लेस करते, हम फ्री सैंपल को ऐसे करते हैं ना, यहाँ पर टू परचेज, उससे यहाँ पर लेस करते हैं फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, अब अगर इस चीज को हम लोग लेस ना करके
अगर हम लोग डेबिट क्रेडिट करके लिखते तो बाई फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बोल के लिखते, तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो क्यों क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ ट्रेडिंग है नहीं कि परचेस दिया हुआ है उससे हम लेस करके लिख लेंगे। तो अगर मेरे पास वो अवेलेबिलिटी नहीं है तो हम बाई साइड लिख सकते हैं, तो मैंने बाई साइड लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब दूसरा यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कहाँ लिखते हैं, पीएल के डेबिट साइड में, तो यहाँ लिख दिया, क्योंकि पीएल एडजस्टमेंट में पीएल और पीएल तो लिख नहीं सकते, तो इसीलिए इस तरीके का लैंग्वेज जो है यहाँ पर यूज किया। और कंसेप्ट सिंपल है, अगर हम लोग पीएल में एडवर्टाइजमेंट लिखते तो ऐसे लिखते, तब नहीं लिखा है तो अभी लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। देखो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि अगर फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने किया है बट उसका इंपैक्ट नहीं दिखा है, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन करने से दो इंपैक्ट आता है, एक तो हम लोग उसे खर्चा दिखाते हैं तो पीएल में 2 एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं जो यहाँ दिखा दिया, दूसरा हम लोग अपना स्टॉक को कम करते हैं, तो मेरा जो परचेज स्टॉक है वो कम होगा, तो परचेज डेबिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा परचेज क्या हो जाएगा, क्रेडिट किया हम लोगों ने। ठीक है, परचेस करने से डेबिट होता है, स्टॉक कम हुआ तो क्रेडिट हो जाएगा। फिर क्लोजिंग स्टॉक टू पीएल एडजस्टमेंट आ रहा है, तो पीएल एडजस्टमेंट में क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,50,000। अब ये लिख ही सकते हैं, इसमें तो कोई लैंग्वेज इशू नहीं होगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,50,000 क्रॉस क्लोजिंग। अब क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करना है तो यहाँ पर भी वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाना था ना, उसी का एंट्री हुआ था, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक नॉट रिकॉर्डेड, पहले ये रिकॉर्ड नहीं किया गया था, अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा। देख लो वही था, क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया था तो अभी रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका इम्पैक्ट, इसका मतलब दो जगह पे आया, एक तो नॉमिनल अकाउंट पे आया, एक यहाँ पर रियल अकाउंट पे आया। उसके बाद यहाँ पर देखो डेटर टू पीएल एडजस्टमेंट, तो पीएल एडजस्टमेंट में क्या लिखेंगे, बाय डेटर 2 लाख, यहाँ पर लिख देते हैं बाय डेटर 2 लाख। ये सिंपल जस्ट जैसे लेजर पोस्टिंग होता है वैसे कर रहे हैं, कंसेप्ट तो हम लोगों ने सीख लिया। और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक टू पीएल एडजस्टमेंट, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक ये आ जाएगा। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख नहीं होगा, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, देखो क्लोजिंग स्टॉक तो 1 लाख नहीं होगा, ये तो सेल वैल्यू है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना दिखाएंगे कॉस्ट में, जो कि 75,000। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक टू पीएल एडजस्टमेंट 75,000 होगा, यहाँ भी 75 करें, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 75। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग इसे अपने सेल को क्लोजिंग स्टॉक ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पर ऐड होगा गुड्स सेल ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस 75। ठीक है, अब क्या करना है, इसको क्लोज करेंगे और इसको क्लोज करेंगे। अच्छा, और एक चीज भी हमें रिकॉर्ड करना था यहाँ पर। अच्छा ये देखो, ये डेटर टू सेल्स, सेल्स टू डेटर, तो पहले तो हम लोगों ने एक बार तो इसे सेल्स रिकॉर्ड किया है, फिर उसको क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो देखो पहले हम लोगों ने डेटर टू सेल रिकॉर्ड किया, फिर सेल्स टू डेटर बोल के कैंसिल किया, फिर उसे क्लोजिंग स्टॉक दिखाया, तो यहाँ भी इस चीज को ठीक करना पड़ेगा। मैंने क्लोजिंग स्टॉक को गलती से सेल्स वैल्यू में दिखा दिया है, ये हर जगह पे 75,000 होगा। ठीक है, अब इसमें देखो हमें क्या बोला था कि goods costing 75,000 sent on sale or approval basis at a margin of profit 33 and 1/3% on cost, though approval was given in April, approval अप्रैल में मिलेगा, these were taken as sale for March, मार्च में इसे सेल माना गया था। ठीक है, तो मार्च में इसे जब सेल माना गया तो उसका एंट्री डेटर टू सेल्स, इन्होंने ये करेक्ट एंट्री करना चाहिए, इन्होंने ये करेक्ट एंट्री किया है। ठीक है, ये करेक्ट एंट्री इन्होंने किया है। ठीक है, तो ये हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने फिर किया क्या नहीं है, इन्होंने ये सेकंड और थर्ड नहीं किया है, फर्स्ट वाला इन्होंने किया है। ये पढ़ के देखो, फर्स्ट वाला इन्होंने किया है कि इन्होंने इस सेल को लिया है, ये देखो दीज वेयर टेकन एज सेल फॉर मार्च, मार्च में ये सेल लिया है, तो फिर ये 2 और 3 इन्होंने मिसिंग किया, जिसमें से मैंने रेक्टिफाइड में 3 को दिखा दिया बट 2 को नहीं दिखाया। चलो 2 को भी दिखा देते, 2 का एंट्री हमारा ऐसे हो जाएगा, कैंसिलेशन एंट्री सेल्स टू डेटर, ये नहीं किया है, ये करना पड़ेगा 1 लाख 1 लाख। ठीक है, अब सेल्स में नॉमिनल अकाउंट सेल्स है तो पीएल एडजस्टमेंट टू डेटर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 1 लाख 1 लाख, तो यहाँ पर पीएल एडजस्टमेंट में यहाँ लिखना पड़ेगा टू डेटर सेल्स बोल के
यहाँ पर हो जाएगा 1 lakh। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगा। अब इसको रेक्टिफाई करेंगे, रेक्टिफाई हो गया, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें प्रॉफिट पता चलेगा। तो देखो 6 लाख का प्रॉफिट था, और एक तरीके से भी समझा देते हैं, हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स को क्या दिखा दिया था, परचेज में दिखा दिया था, तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया था, तो उसको ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट को अगर परचेज में दिखाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। हम लोगों ने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ठीक है, तो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो हमारा जो है खर्चा 40,000 से बढ़ेगा, और स्टॉक जो है 40,000 से कम होगा। ठीक है, और स्टॉक कम होगा तो हमारा प्रॉफिट भी कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट को ये खर्चा दिखा दिया 40,000, और यहाँ पर ये दिखा दिया, तो ये हो गया 40,000। अच्छा, फिर क्लोजिंग स्टॉक 2,50,000 से बढ़ेगा, तो इधर दिखा दिया। ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग में, बाई साइड में, यही मान लो कि ट्रेडिंग भी है, यही मान लो कि पीएल। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से 2 लाख से स्टॉक बढ़ा, और ये 75 था। ठीक है, तो ये यहाँ पर आंसर आ जाता है 11,80,000। अब 11,80,000 माइनस 1,40,000, 10,40,000, ये हम लोग का आ गया रेक्टिफाइड प्रॉफिट। ठीक है, रेक्टिफाइड प्रॉफिट ये आ जाए। ठीक है, दोनों तरीके से समझा जा सकता है। इसी को अगर ट्रेडिंग पीएल मानोगे तो सीधा बात है, अगर परचेज में गलती से फिक्स्ड एसेट को दिखा रखे हो तो हम लोग का प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो प्रॉफिट को उतने से बढ़ा देंगे, तो 15,000 इधर दिखेंगे, प्रॉफिट में ऐड करेंगे। हम लोगों ने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो वो ट्रेडिंग से लेस होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से, परचेज अवेलेबल नहीं था तो इधर लेस करके दिखाया। क्लोजिंग स्टॉक, अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो ट्रेडिंग में कहाँ रिकॉर्ड होता है, बाई क्लोजिंग स्टॉक, तो इधर रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, फिर हम लोग का 2 लाख का जो है यहाँ पर सेल्स जो है मार्च में रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ठीक है, 2 लाख का, ये वाला जो 2 लाख वाला क्वेश्चन था ना, ये देखो, ये वाला मार्च का सेल अप्रैल में रिकॉर्ड हुआ, तो सेल कैसे लिखते हैं, बाई सेल्स बोल के ट्रेडिंग में लिखते हैं, तो वही वाला है, ये देखो बाई सेल्स बोल के, ये यहाँ पर 2 लाख, जैसे हम लोग ट्रेडिंग में लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग में बाई साइड में लिखते हैं, एडवर्टाइजमेंट पीएल में इधर लिखते हैं। ठीक है, और ये देखो ये सेल्स रिवर्स कैंसिल हो गया, सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न सेल्स से लेस होकर प्रूफ होता है, तो सेल्स किधर रहता है, इधर सेल से लेस होता है सेल्स रिटर्न, बट अब मेरे पास सेल्स का जगह नहीं था तो मैंने इधर दिखा दिया। ठीक है, ये सेल्स जो है ये रिटर्न की तरह ही होता है, सेल्स रिटर्न, क्योंकि ये अप्रूवल बेसिस का था ना, तो हम लोगों का अगर अभी तक स्टिपुलेटेड टाइम नहीं आया कि कब ये रिटर्न होने वाला है, ठीक है, तो हम लोग उसे क्या करते हैं कि उसे क्लोजिंग स्टॉक दिखा देते हैं, तो सेल को कैंसिल करते हैं, ये कैंसिलेशन वाला सेल है, मतलब सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस वाला। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो, बाकी मैंने इस तरीके से भी समझा दिया, दोनों तरीके से मैंने इस तरीके से भी समझा दिया। ठीक है, एंट्री करके जैसे होना चाहिए। अब ये क्लोजिंग स्टॉक को टोटल करना पड़ेगा, कितना आएगा, तो 75, 2,50,000, 3,75,000, तो यहाँ पर 3,75,000 प्लस 75 प्लस 2,50,000, तो ये हो गया 7 लाख। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हम लोग का रेक्टिफाई होने के बाद ये हो जाए, वैल्यू ऑफ करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, वैल्यू ऑफ करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का कितना हो जाएगा, 7 लाख। अब फोर्थ नंबर वाले में क्या बोला है, बोला है कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन ए बिजनेस वाज डन ऑन 23 जून। फिर से फिजिकल वेरिफिकेशन बोला है, मतलब गोडाउन में जाके हम लोगों ने चेक किया, फिजिकल वेरिफिकेशन है स्टॉक का 23 जून 2022 में। द वैल्यू ऑफ द स्टॉक वाज 48 लाख। ठीक है, तो 23 जून को हम लोगों ने स्टॉक वेरिफिकेशन किया, इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 4, 23 जून, इस डेट पे हम लोगों ने स्टॉक वेरिफिकेशन किया है, जबकि हम लोग का वेरिफिकेशन करके आया 48 लाख। अब बोल रहा है द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस बिटवीन 23 जून टू 30 जून। तो 30 जून, 23 जून से लेके 30 जून के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन हुए हैं, जैसा कि पहला, आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स एट कॉस्ट वर्थ 2,40,000 वेयर अनसोल्ड। अब फिर से कंसाइनमेंट मुझे बताना पड़ेगा, बिकॉज कंसाइनमेंट चैप्टर भी था तुम लोग का, बट हट गया। अब कंसाइनमेंट कैसा होता है,
कंसाइनमेंट का सिस्टम क्या है पता नहीं, ये क्वेश्चन करवा पाएंगे कि नहीं, कंप्लीट टाइम उतना नहीं रहेगा। हम लोग कंसाइनमेंट पहले समझेंगे क्योंकि इसके बिना करें कैसे। कंसाइनमेंट जो है इसमें दो पार्टी होता है, ठीक है। जैसे कुछ परचेज करने जाओगे, एक परचेजर होता है, एक सेल होता है, सेलर होता है, वैसे यहाँ पर दो पार्टी होता है, कंसाइनर और कंसाइन। अच्छा, अब ये कंसाइनमेंट में सेल क्या होता है, ठीक है। देखो कंसाइनमेंट में सेल ये होता है, जैसे मेरा मान लो एक्वागार्ड का बिजनेस है, ठीक है। अब हम अपने एक्वागार्ड को कोलकाता के अलावा मान लो दिल्ली बॉम्बे में भी बेचना चाहते हैं। अब दिल्ली बॉम्बे में जाके दुकान शॉप ओपन करने से या ब्रांच ओपन करने से मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। एक रेंट पे घर लेना पड़ेगा, मतलब एक शॉप लेना पड़ेगा, फिर वहां पर किसी अकाउंटेंट को रखना पड़ेगा, कोई मार्केटिंग एजेंट को रखना पड़ेगा, तो इसमें मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक एजेंट के थ्रू से, मतलब कोई एजेंट जो कि मेरा काम करके देगा, बदले में कमीशन लेगा। मेरा एक्वागार्ड कोई एजेंट मेरे बिहाफ में बेच देगा और मुझे क्या करेगा, पैसा दे देगा, और मुझे उसको क्या देना पड़ेगा, मुझे उसको देना पड़ेगा उसका कमीशन का पैसा, ठीक है। तो हम कौन हो गए, कंसाइनर। कंसाइनर का मतलब ओनर ऑफ द स्टॉक, ओनर ऑफ द स्टॉक। और कंसाइनी का मतलब एजेंट, ठीक है। मतलब सीधा सा बात है, मान लो ये दो जगह, ठीक है, ये कोलकाता, ठीक है, यहाँ पर दिल्ली। कोलकाता से दिल्ली हमें, हम हमारा जो कोलकाता में कौन रहता है, मान लो कंसाइनर रहता है, ठीक है। कौन रहता है, इसका नाम दे देते हैं मिस्टर ए, ठीक है। मिस्टर ए कौन है, कंसाइनर है। मिस्टर ए क्या करना चाहते हैं, अपना जो भी, मान लो इनका क्या चीज का दुकान है, एक्वागार्ड मैंने बोला, वो भी कर सकते, कुछ भी मान लेते, चलो इनका मान लो साड़ी का बिजनेस है, ठीक है। ये अपने साड़ी को दिल्ली में भी बिकवाना चाहते हैं, ठीक है। अब ये सोच रहे हैं कि दिल्ली में एक दुकान लेंगे, ठीक है, तो मुझे रेंट देना पड़ेगा, मुझे उसमें जो है कुछ स्टाफ रखने पड़ेगा, ठीक है, मुझे वहां पर अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। क्यों ना हम ऐसे किसी एजेंट को ढूंढ ले जो साड़ी बेचता है, ठीक है। तो वो मेरा साड़ी भी बेच देगा, बदले में हम उसे कमीशन दे देंगे। तो उन्होंने ढूंढ लिया किसको, मिस्टर बी को। मिस्टर बी कौन है, एक एजेंट है। वो क्या करेगा, वो ये साड़ी दिल्ली में बिकवाएगा बैठ के, ठीक है। इनका ये साड़ी दिल्ली में बिकवाएगा और इनको उस साड़ी का पैसा दे देगा। बेचने के बाद जो भी होगा सेल वैल्यू, वो सेल वैल्यू वो रिम्बर्स कर देगा, ठीक है। लेकिन बदले में क्या लेगा, एजेंट कमीशन लेगा, ठीक है। कमीशन के थ्रू से वो काम करेगा। तो ये देखो, ये क्या लेगा, कमीशन, ठीक है। कमीशन कौन देगा, कंसाइनर देगा। अच्छा, अब ये करने से क्या होता है, हमारा सेल बढ़ जाता है, ठीक है। देखो हम लोग सिर्फ कोलकाता में बेच रहे थे, अब दिल्ली में भी बेचने लगे, ठीक है। तो ये होता है कंसाइनर और कंसाइनी वाला कंसेप्ट। अब यहाँ पर क्या बोला है, देखो बोल रहा है कि आउट ऑफ द गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जैसे इन्होंने मान लो 5 लाख का साड़ी इन्हें सेंड किया, तो इसको बोलेंगे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 5 लाख रुपए का गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट बोल रहा है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स एट कॉस्ट और 2,40,000 वेयर अनसोल्ड। बोल रहा है 2,40,000 का स्टॉक बिका नहीं। मतलब मान लो मिस्टर बी के पास अभी भी 2 लाख का साड़ी पड़ा हुआ है, इन्होंने 3 लाख का ही साड़ी बेचा, 2 लाख का साड़ी अभी पड़ा हुआ है। तो कहाँ पड़ा हुआ है, दिल्ली में है ये एजेंट, इसके पास पड़ा हुआ है। तो इस स्टॉक को मिस्टर ए क्या बोलेगा, गुड्स लाइन विथ कंसाइनमेंट। इस चीज को बोलेगा मिस्टर ए गुड्स लाइन विथ कंसाइनमेंट, गुड्स लाइन इन कंसाइनमेंट विथ कंसाइनिंग, इन कंसाइनमेंट विथ कंसाइनिंग। कंसाइनी के साथ पड़ा हुआ है मेरा वो स्टॉक जो मैंने कंसाइनमेंट में भेजा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है, वेयर अनसोल्ड। अब जरूरी थोड़ी है कि एजेंट भी तो इंसान है, वो सारा चीज बेच दे, ऐसा जरूरी थोड़ी है। पूरा नहीं बेच पाया, थोड़ा बहुत बेचा है, थोड़ा रह गया, जो रह गया उसको हम लोग बोलते हैं गुड्स लाइन विथ कंसाइनमेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं पहला पॉइंट, ये वाला पॉइंट 1 बोल के, 2,40,000 का गुड्स अनसोल्ड। और ये है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट वाला पॉइंट, ठीक है। परचेज ऑफ 4 लाख वेयर मेड आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ 1,60,000 वेयर डिलीवर्ड ऑन 5 जुलाई। बोल रहा है कि 4 लाख रुपीज का गुड्स परचेज हुआ है, जिसमें से 1,60,000 का डिलीवर हुआ है 5 जुलाई को। तो यहाँ पर लिखते हैं परचेज किया गया है 4 लाख का गुड्स, ठीक है, जिसमें से 1,60,000 रुपीज का गुड्स
देखो बोला है जिसमें से 1,60,000 रुपीज का 5 जुलाई को डिलीवर हुआ है, मतलब ये जून के बाद डिलीवर हुआ, 5 जुलाई, 5 जुलाई को ये वाला गुड्स यहाँ पर डिलीवर्ड हुआ। तो और बाकी बचा कितना, 4 लाख में से 1,60,000 लेस करने से बच जाता है 2,40,000। ठीक है, अब ये 2,40,000 का स्टॉक परचेज किया गया स्टॉक जो है वो मिल गया होगा, क्योंकि उसके बारे में कुछ नहीं बोला है, बोला ये वाला यहाँ मिला है, तो बाकी जो है मिल गया होगा इसी टाइम पीरियड के अंदर। अब बोल रहा है सेल्स वेयर 13,60,000, पहले लिख लेते हैं थर्ड नंबर पॉइंट देके, सेल्स कितना है 13,60,000, विच इंक्लूड्स गुड्स और 3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल। फिर से वही अप्रूवल बेसिस आ गया, वो तो मैंने समझा दिया। इसमें से 3,20,000 अप्रूवल बेसिस का सेल है, सेल ऑन अप्रूवल। ठीक है, इसमें से 3,20,000 अप्रूवल बेसिस का सेल है। और क्या बोला है, अप्रूवल बेसिस का सेल है। उसके बाद बोल रहा है हाफ ऑफ दिस गुड्स वेर रिटर्न बिफोर 30th जून, इसमें से आधा कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, आधे का मतलब हो जाएगा 1,60,000 रिटर्न हो गया है। कब रिटर्न हुआ है वो भी बता दिया है, बिफोर 30th जून, 30th जून के पहले, पता नहीं है डेट नहीं दिया है, बट इस पीरियड में रिटर्न हो गया। ठीक है, तो बाकी के बारे में, बाकी आधा कितना होगा, वही 1,60,000, बट उसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया है कि वो 1,60,000 क्या है। तो अभी देखते हैं अप्रूवल कब आएगा। यहाँ पर रिटर्न बिफोर सेल्स वेयर इंक्लूड गुड्स, इतना अप्रूवल का डेट कुछ बोला नहीं है, मतलब ये अप्रूवल अभी तक नहीं मिला होगा, ये मानेंगे हम लोग। तो ये कस्टमर के पास ही पड़ा है, लाइन विद कस्टमर। जो रिटर्न हो गया वो हमें बता दिया, जो अभी तक रिटर्न नहीं हुआ इसका मतलब वो कस्टमर के पास ही पड़ा है, मतलब उसका अभी भी जो है अप्रूवल डेट नहीं आया होगा। फिर उसके बाद बोल रहा है गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसा होता है, जीपी है कॉस्ट प्लस 25%। ठीक है, और यहाँ पर गुड्स 2,40,000 हैड बीन सोल्ड फॉर 1,20,000। अच्छा, एक सेल हुआ है, ये जो सेल दिख रहा है इसमें से एक सेल हम यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर बोल रखा है 2,40,000 का, 2,40,000 का गुड्स था, वो बिका है 1,20,000 में। 2,40,000 का कॉस्ट, 2,40,000 सोल्ड आउट एट, कितने में बिका है, 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 में सोल्ड आउट हुआ है। 2,40,000 रुपीज का स्टॉक 1,20,000 में बिका है, तो ऑब्वियसली लॉस में बिका है। ठीक है, अगर 2,40,000 का चीज 1,20,000 में बिकता है तो ऑब्वियसली वो लॉस है। ठीक है, तो इसमें ये सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल सेल। जब हमारे नॉर्मल, ये देखो नॉर्मली ये लोग तो प्रॉफिट ही कमाते हैं ना कॉस्ट के ऊपर 25%, लेकिन अगर हम लोग लॉस कमा रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल सेल। ठीक है, एबनॉर्मल सेल बोलते हैं, ये एबनॉर्मल सेल है, ये लॉस करके दे रहा है। हमें बोला है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 30th जून 2022, हमें यहाँ पर स्टॉक का वैल्यू बताना है कितना होगा। ठीक है, अब हमें इधर से इधर जाना है। ठीक है, तो ओपनिंग डेट से क्लोजिंग, मतलब 23rd से 30th में आना है। ठीक है, तो अगर ओपनिंग से क्लोजिंग में आना है तो मुझे एक्चुअली निकालना है क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कितना होगा, तो वो कैसे, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कितना होगा वो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस सीओजीएस। ठीक है, ये करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा हमें, ओपनिंग स्टॉक लेना पड़ेगा, फिर प्लस परचेस करना पड़ेगा, फिर हमें सीओजीएस जो है वो लेस करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो देखो कैसे होगा। यहाँ पर कॉलम नॉर्मल एबनॉर्मल सब बनेगा। ठीक है, क्योंकि एबनॉर्मल आइटम भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितने का है, देखो ओपनिंग स्टॉक है 48 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 48 लाख। क्या इसमें हम लोगों का कोई एबनॉर्मल आइटम था, तो वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हम लोग का एबनॉर्मल आइटम हम लोगों ने बेचा है। एबनॉर्मल आइटम मतलब हम लोगों ने किसी चीज को लॉस में तभी बेचा होगा जब उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज रहा होगा। अगर वो प्रोडक्ट अच्छा होता तो थोड़ी ना मुझे लॉस में बेचना पड़ता। अब वो एबनॉर्मल आइटम कहाँ से आया होगा, या तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक में वो आइटम था, या फिर मैंने परचेस कर लिया इस बार। ठीक है, तो मेरे पास
जो डिफेक्टिव आइटम है वो कैसे आ सकता है, या तो मेरे पास वो प्रीवियस ईयर से ही है या फिर मैंने इस बार उसे खरीदा होगा। तो यहाँ ना हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि एबनॉर्मल आइटम ओपनिंग स्टॉक में है कि परचेज में है, तो हम लोग कोई भी एक एजम्पशन ले सकते हैं, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो हम ये एजम्पशन लेंगे कि हम लोगों ने इस बार उस एबनॉर्मल आइटम को परचेज किया है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक में किसी तरीके का एबनॉर्मल आइटम नहीं है, ये मानते हुए हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ कोई एबनॉर्मल आइटम नहीं है तो यहाँ पर 48 लाख आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या करना पड़ेगा, प्लस परचेज। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं परचेज। परचेज में हम लोग कितना दिखाएंगे, परचेज हम लोगों ने कितने का किया है, 4 लाख का किया है, जिसमें से 1,60,000 हमें यहाँ रिसीव हुआ है और 2,40,000 हमें यहाँ रिसीव हुआ है। अब देखो ये 2,40,000 वाला आइटम ही ना 1,20,000 में बिका है। ये देखो, ये बोला है ना एक सेल हुआ है जो कि लॉस में हुआ है, तो जो सेल हुआ है उसका कॉस्ट 2,50,000 है। तो हम ये एजम्पशन ले लेते हैं कि ये 2,40,000 यही वाला 2,40,000 है जो रिसीव तो टाइम पे हुआ था बट एबनॉर्मल आइटम था जो लॉस में हमारा सेल हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब परचेज में टोटल 4 लाख में 2,40,000 हम लोग का एबनॉर्मल आइटम है, ठीक है। तो परचेज यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं 2,40,000, ठीक है, 2,40,000। और इस 2,40,000 को एबनॉर्मल कॉलम में लिखेंगे क्योंकि ये एबनॉर्मल आइटम है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 2,40,000 ही एबनॉर्मल तरीके से बिका है, लॉस में बिका है, ठीक है। लेकिन परचेज तो हमारा 4 लाख हुआ था, तो बाकी को कैसे दिखाएंगे, दिखाते हैं, देखो बाकी भी दिख जाएगा। ये 2,40,000 को थोड़ा ठीक तरीके से लिख लेते हैं। तो ये रिसिप्ट वाला आइटम है, ठीक है। परचेज का 2 आइटम है, एक है रिसिप्ट पोर्शन, एक है हमारा यहाँ पर आ रहा है स्टील जो है गुड्स इन ट्रांजिट। ये 1,60,000 अगर यहाँ मिला तो इस डेट के अकॉर्डिंग तो वो स्टील इन ट्रांजिट है, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखेंगे स्टील इन ट्रांजिट, स्टील इन ट्रांजिट। अब ये मत सोचो कि प्रीवियस क्वेश्चन में तो लेस किया था, यहाँ क्यों नहीं लेस कर रहे हैं, यहाँ ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें स्टॉक वैल्यू करने बोला है, फिजिकल स्टॉक टेकिंग नहीं बोला है। यहाँ पर देखो बोला था कि फिजिकल स्टॉक टेकिंग करके दिखाओ, तो फिजिकली गोडाउन में तभी मिलेगा हमें, अगर वो ट्रांजिट में है तो फिजिकली हमें गोडाउन में नहीं मिलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में भी स्टॉक मेरा ट्रांजिट में ही है, लेकिन मुझे बोला है सिर्फ स्टॉक टेकिंग बताओ। तो स्टॉक टेकिंग में देखो मैंने एक चीज खरीद लिया, ठीक है, मैंने ऑनलाइन में मान लो ऑर्डर कर दिया है 3-4 कैलकुलेटर, 2 आ गया है, 2 कैलकुलेटर अभी भी स्टील इन ट्रांजिट में। अगर मुझे बोलेगा फिजिकल स्टॉक टेकिंग बोलो तो हम बोलेंगे 2 ट्रांजिट में है, 2 मेरे पास है। अगर मुझे बोलेगा स्टॉक बताओ तो क्योंकि मैंने 4 चीजों का पेमेंट कर दिया है तो मेरा कैलकुलेटर का स्टॉक 4 होगा। तो यहाँ पर वही चीज है, तो ट्रांजिट में है तो क्या हुआ, हम लोगों ने बिल बनाया, चीज खरीद लिया है, चाहे कब भी डिलीवर हो तो हमें उसको यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा। 30 जून में भले ही ये चीज मेरे पास फिजिकली नहीं है लेकिन स्टॉक में काउंट होगा, पेन पेपर में काउंट होगा, क्योंकि परचेस किया है तो एंट्री हो जाएगा, ठीक है, रिसिप्ट चाहे कभी भी हो। तो 1,60,000 का हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे, ये रहा। और ये 1,60,000 हम लोग का पूरा नॉर्मल आइटम है क्योंकि ये किसी लॉस में नहीं बिका है, ठीक है। तो ये परचेस हो गया। और हमारे पास एक स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, ये देखो ये वाला कंसाइनर के पास, हमारा कंसाइनी के पास हमारा जो स्टॉक पड़ा हुआ है 2,40,000 वो भी हम लोग ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखो अगर ये कंसाइनमेंट बिजनेस ना होके ये नॉर्मल बिजनेस होता तो गुड्स अनसोल्ड को तो हम क्लोजिंग स्टॉक बताते, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर मेरा इस पीरियड में कोई क्लोजिंग स्टॉक है तो यहाँ पर तो वो काउंट होगा। तो ये स्टॉक भले ही मेरा कंसाइनी के पास पड़ा है लेकिन है तो मेरा स्टॉक, क्योंकि मुझे तो फिजिकल स्टॉक काउंट करने नहीं बोला है। अगर फिजिकल स्टॉक बोलता तो कंसाइनी के पास पड़ा हुआ क्लोजिंग स्टॉक मुझे नहीं दिखाना चाहिए था। ये फिजिकल स्टॉक नहीं बोला है, ये नॉर्मल स्टॉक बोला है। तो मेरा जितना भी स्टॉक है हम दिखाएंगे, चाहे किसी के पास पड़ा हो, कस्टमर के पास पड़ा हो, चाहे वो कंसाइनी के पास पड़ा हो, तो मुझे ये ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर दिखाएंगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अनसोल्ड, ठीक है। मतलब ये जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक लिया है ना, मतलब ये देखो ये क्लोजिंग स्टॉक नाम का है कि भाई ये क्लोजिंग स्टॉक इसीलिए है कि कंसाइनी के पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर स्टॉक काउंट करना है तो हम ये काउंट करेंगे ना, मेरे कोलकाता में, जैसे देखो मैंने ये एग्जांपल कोलकाता और दिल्ली वाला दिया, तो कोलकाता में मेरे पास जो है 5 लाख का साड़ी पड़ा हुआ है या फिर 15 लाख का साड़ी पड़ा हुआ है। अब मुझे कोई बोलेगा मेरा टोटल स्टॉक कितना है, तो फिजिकली इतना है, लेकिन अगर पूछे फिजिकल स्टॉक नहीं टोटल स्टॉक बताओ, हम बोलेंगे 15 लाख कोलकाता में है और दिल्ली में 2 लाख है, यानी टोटल मेरे पास 17 लाख का साड़ी का स्टॉक पड़ा हुआ है। वो चीज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो कंसाइनी के पास पड़ा हुआ स्टॉक भी ऐड करना
पड़ेगा, तो ऐड कर देते हैं जो कि 2,40,000 है, और इसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज नहीं है, तो ये पूरा पूरा यहाँ पर आ जाए नॉर्मल वाली जगह। तो इसको हम लोग टोटल कर देंगे, टोटल स्टॉक अवेलेबल। अब इसको टोटल करने से कितना आएगा, 48 लाख, और ये हो गया 2 और 3 लाख, 3 लाख, और ये 4 लाख, मतलब ये हो जाएगा 52 लाख। ठीक है, ये हो गया 2,40,000 और 48, 2,40,000, 2,40,000, 1,60,000, मतलब 4,80,000, और ये हो जाएगा 54,40,000। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब लेस करना पड़ेगा सीओजीएस। तो अब हम लोग सीओजीएस निकालेंगे। ठीक है, सीओजीएस कैसे निकालेंगे, सेल्स से प्रॉफिट को हटा के। तो सेल्स कितना है, तो टोटल सेल्स है देखो 13,60,000, इसमें बहुत सारा पार्ट है तो हम एक एक करके दिखा रहे हैं। सेल्स है मेरा 13,60,000, मुझे नेट सेल लेना चाहिए। ठीक है, इसमें से रिटर्न लेस कर देंगे। रिटर्न कितना है, ये देखो कस्टमर ने रिटर्न कर दिया था सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में 1,60,000 का, तो ये लेस हो जाएगा, फिर सेल में से ये रिटर्न लेस हो जाएगा 1,60,000। अगर कस्टमर ने मुझे ये रिटर्न, क्योंकि जब हम लोग अप्रूवल बेसिस का सेल करते हैं उसे भी एक्चुअल सेल मानते हैं, अगर कस्टमर ने रिटर्न कर दिया तो ये माइनस हो जाएगा। और जो अप्रूवल अभी तक नहीं हुआ, जो अप्रूवल अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि उसका टाइम नहीं आया है, ये देखो ये लाइन विद कस्टमर पड़ा हुआ है, ये अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक तो दिखाएंगे जरूर, लेकिन उसके पहले इस सेल को मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर ने मुझे कोई अप्रूवल नहीं दिया है और हम अपना स्टॉक टेकिंग करने जा रहे हैं, तो मुझे सेल कैंसिल करके उसे क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा। तो सेल को कैंसिल करेंगे तो यहां पर भी हम यहाँ लेस करेंगे नॉट अप्रूवल वाला सेल, नॉट अप्रूव वाला सेल। ठीक है, नॉट अप्रूव्ड वाला सेल कितना है 1,60,000, तो ये अभी तक अप्रूवल नहीं मिला, तो हम लोग डेटर टू सेल बोल के कैंसिल कर देंगे, अभी थोड़ी देर पहले सीखा। तो यहाँ पर नेट सेल आ जाएगा, नेट सेल्स 10,40,000। ठीक है, नेट सेल आ गया। अब ये 10,40,000 में नॉर्मल एबनॉर्मल को बाइफरकेट कर देंगे, तो टोटल में 10,40,000 लिख दिया। एबनॉर्मल सेल कितने का हुआ है, ये देखो 1,20,000, 2,40,000 का चीज 1,20,000 में बिका, तो 1,20,000 एबनॉर्मल। तो नॉर्मल कितना हो जाएगा, 10,40,000 से 1,20,000 माइनस करके देखो कितना आता है, 10,40,000 से 1,20,000 माइनस करके देखते हैं, तो ये आ गया 9,20,000। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया नॉर्मल सेल। अब नॉर्मल सेल में प्रॉफिट कितना है वो माइनस करेंगे, और जो एबनॉर्मल सेल है उसमें तो लॉस है, तो लॉस तो ऐड होता है। ठीक है, जैसे देखो 10 रुपए का पेन 8 रुपए में बेचा, ठीक है, तो 2 रुपए लॉस में बेचा, तो सेल वैल्यू, सेल माइनस लॉस करने से कॉस्ट निकल के आता है, तो मुझे तो कॉस्ट ही निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये देखो सॉरी सेल प्लस कॉस्ट करने से हुआ ना, ये देखो 8 + 2 करने से 10 आएगा। ठीक है, मतलब ये देखो हम लोगों ने पेन खरीदा 10 रुपए का, उसको सेल किया 8 रुपए में, तो लॉस किया 2 रुपए का, तो मेरा कॉस्ट कितना है कैसे निकालेंगे, तो सेल में लॉस को ऐड करके। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, सेल से प्रॉफिट को लेस करते हैं तो कॉस्ट आ जाता है। तो चलो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग का प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट बताया था क्वेश्चन में, कॉस्ट के ऊपर 25%। ठीक है, तो कॉस्ट के ऊपर अगर 25% है तो सेल के ऊपर कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पर निकालते हैं, कॉस्ट के ऊपर अगर 25% है तो कॉस्ट ऐसे होता है, देखो प्रॉफिट बाय कॉस्ट, ये है 25%, क्वेश्चन बता रहा है मतलब 1/4। तो प्रॉफिट बाय सेल कितना होगा, प्रॉफिट 1 सेल वैल्यू 5, थोड़ी देर पहले ही दिखाया था कि 1 रुपए का प्रॉफिट 4 रुपए का कॉस्ट, तो 5 रुपए का सेल वैल्यू, तो सेल के ऊपर 1/5, तो यहाँ पर 1/5 लगाएंगे। ठीक है, अब 1/5 प्रॉफिट किस पे कमाते हैं, नॉर्मल वाले पे, नॉर्मल सेल पे कमाएंगे, और लॉस किस पे कमाते हैं, एबनॉर्मल वाले पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 1/5 लगाते हैं, 9,20,000 में कितना आता है, 1,84,000, तो यहाँ पर लिख दिया 1,84,000। ठीक है, अब ये हम लोग टोटल कॉलम में लिख देंगे। अच्छा, और एबनॉर्मल लॉस कितना है, हम लोगों ने 2,40,000 का चीज 1,20,000 में बेचा, तो इसका मतलब 1,20,000 का लॉस हुआ, 2,40,000 का चीज 1,20,000 में बेचा, तो 1,20,000 का लॉस किया हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया 1,20,000। ठीक है, अब हम लोग इसको माइनस करते हैं तो कॉस्ट पता चल जाएगा, 9,20,000 के चीज में 1,84,000 का प्रॉफिट कमाया, तो कॉस्ट हो जाएगा 7,36,000, माइनस करके देख सकते हैं। 1,20,000
उसका चीज 1,20,000 के लॉस में बेचा, मतलब उसका कॉस्ट रहा होगा 2,40,000 और यहाँ पर एडजस्ट करेंगे तो आ जाएगा 9,76,000। इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो ये हम लोग का आ जाएगा COGS। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, इसको A नाम दे दो, इसको B नाम दे दो। ठीक है, ये दोनों को माइनस करने से ही क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक A माइनस B। ठीक है, तो ये माइनस करने से आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फिर दिखा देते हैं। 44,64,000 आएगा माइनस करने से, और यहाँ पर भी 44,64,000 आ जाएगा। ठीक है, A माइनस B करने से यही आएगा। हम यहाँ पर कैलकुलेटर पे दिखा देते हैं। A माइनस B ये रहा 52 लाख माइनस 7,36,000। तो ये देखो 44,64,000 और ये 2,40,000 माइनस 2,40,000 जीरो, वो तो होगा ही क्योंकि एबनॉर्मल आइटम तो कुछ बचा नहीं, जो था पूरा बिक गया। और ये 54,40,000 में से ये टोटल कॉलम में अगर माइनस कर देते हैं 9,76,000 तो हम लोग का आता है 44,64,000। ठीक है, तो ये आ गया आंसर इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें दो चीज सीखने को मिला, एक है कंसाइनमेंट वाला पॉइंट और एक है हम लोग का सेल ऑन अप्रूवल बेसिस वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये दो पॉइंट लेकिन कभी भी किसी क्वेश्चन में इवन फाइनल अकाउंट्स में भी बहुत जगह दे देता है, तो ये तो जरूरी है करना। देखो फाइनल अकाउंट्स में ये सब पॉइंट आ जाएगा, किसी भी क्वेश्चन में दे सकता है। पहले ये दो चैप्टर इंडिविजुअली था फाउंडेशन में, बट अभी हटा दिया है। तो हटा दिया है तो कुछ कर नहीं सकते, इसका डिटेल्स ज्यादा तो बोल नहीं सकते, बट जितना बोला उतना काफी उससे समझ में आता है। ठीक है, और अगर उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट है तो मेरे पास पुराने सिलेबस का क्लास है, वहां से देखा जा सकता है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो कर सकता है। बाकी ये चैप्टर में लगेगा अभी टाइम। ठीक है, ये यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो सारा हो गया, उधर शायद कुछ इलास्ट्रेशंस और ये जो कुछ हम लोग का MCQs है ये बाकी है। ठीक है, ये हमें करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में।